अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही थॉरो और डिटेल्ड ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुकी है, उसमें मज़ीद एडिशन की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सुबह 9 बजे आपको अगर बहुत ही कोई थ्रेटिकल और बहुत ढेर सारी स्लाइड सुनाए तो बहुत बोरिंग लगता है। और मेरे पेरेंट्स की ब्रॉटअप यही रही है कि उस्तादों के साथ उस्तादी नहीं करते। तो आई एम सिटिंग एट अ मोमेंट विद टीचर्स हु हैव बीन सीजन्ड प्रोफेशनल्स, बहुत अरसे से फील्ड में हैं। The whole agenda of this presentation, lecture, workshop is basically to have an interactive session. उसमें आप लोग बहुत सारे already एक experience में से गुजर चुके हैं while dealing students. उसमें आप लोगों ने जैसे भी already सर बता चुके हैं कि काउंसलिंग बनाना या आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में लेके जाना इज़ नॉट दी एजेंडा। सिर्फ एक एवोल्यूशन चल रही है। जो आज से 10, 15, 20 साल पहले के प्रॉब्लम्स थे वो अब प्रॉब्लम्स नहीं हैं। हम लोगों को शायद एक स्टेयर, माँ बाप के घूरी, टीचर का एक जुमला कि खामोश हो जाओ, एक स्टेयरिंग से शायद असर पड़ जाता था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हाई स्कूल स्टूडेंट्स। अब वो वाला टाइम नहीं है। आपका स्टूडेंट सवाल पूछता है, वो असर्टिव है, वो अवेयर है, वो आपसे इक्वालिटी की बात करता है, वो ये नहीं कहता कि आप किसी भी स्टेटस में मुझसे बड़े हैं। उस टाइम पे अगर आप वेल अवेयर हैं, एक स्टेप आगे हैं, तो इट ऑलवेज फैसिलिटेट्स यू एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल इन अ फील्ड एंड इन अ प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। जब आप बात करते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट की, तो मैं एज ब्रैकेट बात कर रही हूँ 16 ऑनवर्ड्स, 16 साल से ऑनवर्ड्स की बात कर रही हूँ। वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम एज अ कल्चर एक्सेप्ट नहीं करते, जिसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इम्पल्सिविटी है, तेज़ी है रुझान में, जो कि आप में नहीं है क्योंकि आप में ठहराव आ चुका है। एंड फॉर यू इट माइट सीम समथिंग एबनॉर्मल ऑन द पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट। वहाँ पे उन एरियाज़ पे जाने से पहले आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया पीछे जाके देखेंगे रिट्रोस्पेक्टिवली, हमें कैसे टीचर्स पसंद थे, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक छोटा सा आप सबके पास पेपर्स होंगे, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने कोई 5 ईयर्स, कोई से भी 5 ईयर्स आप लोगों ने अपने नाम नहीं लिखने। हायरार्की में जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फियर है से लेके सबसे आपका माइल्ड फियर, उसको 3 से 4 फियर्स नॉमिनेट करें और स्लिप यहाँ पहुँचा दें। आपके नामों की जरूरत नहीं, जस्ट फोल्ड इट एंड सेंड इट हियर। 2 चीज़ें मैंने आपसे कही हैं। ए, जस्ट थिंक ऑफ द टीचर्स हु इन्फ्लुएंस्ड यू, जिनकी आपको बातें याद हैं। एंड सेकेंडली, योर फियर्स, लिस्ट ऑफ योर फियर्स हायरार्की में मोस्ट टू लीस्ट, जो आपको सबसे ज्यादा डराती हैं वर्सेस जो आपका लीस्ट फियर है। सुबह सुबह आप लोगों को काम कराया जा रहा है। एंड मीनवाइल जो लिख चुका है जरूर शेयर करें एनी ऑफ द मेमोरीज यू हैव ऑफ योर चाइल्डहुड, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, ऑफ स्पेसिफिक टीचर हु इन्फ्लुएंस्ड यू इन एनी ऑफ द वे। एनीवन कैन इनिशिएट एनीथिंग, जस्ट स्किप द नेम। हम नाम नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन आप मेमोरी शेयर कर दें। एथिकल ग्राउंड्स पे हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंसेस हों आप लोगों के, ताकि हम रिलेट कर सकें अच्छे से। क्विकली, जो मैंने बहुत सारे रीड किए हैं, आई होप मेरी मेमोरी मुझे हेल्प करे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ये 2 बिट्स क्यों पूछे हैं, आप सवाल कर सकते हैं कि ये क्यों पूछा जा रहा है कि आपको अपने टीचर, अपने स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ का कोई टीचर बहुत याद है, तो क्यों याद है। आप यूजुअली उन लोगों को रोल मॉडल करते हैं जिनसे आप बहुत इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, हम उनके रंग में ढल जाते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं अच्छे या बुरे तरीके से। एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये कि ये जो फियर्स आप लोग लिख रहे हैं, इससे 1 या 2% हद तब्दीली के साथ यही सारे फियर्स आपके स्टूडेंट्स के भी हैं। किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है, किसी को क्रिटिसिज्म का डर है, किसी को फेल हो जाने का डर है, किसी को, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, उनको भी यही डर है कि अम्मा बाप में से किसी की डेथ ना हो जाए। उनको भी यही डर है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल कब होंगे। उनको भी यही डर है कि आप लाइफ में अगर कुछ गलत करते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होगी। कई कुछ हम में से कुछ हैं जो अपने ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, नमाजें पूरी नहीं पढ़ रहा, जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस है वो पूरी नहीं हो रही। यही फियर्स हमारे स्टूडेंट्स के भी हैं, मोर और लेस। इससे बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करे। अब ये जो फियर्स हैं, आज इन पे आपके ऊपर भी बात होगी और इनडायरेक्टली आपके स्टूडेंट्स के ऊपर भी बात होगी। आपके यही फियर्स अगर आप अपने स्टूडेंट्स को डे 1 से किसी ना किसी पैराहे में उनको एड्रेस करते रहें, तो होगा ये कि उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ से 2 एक्सपीरियंसेस शेयर हुए
और दोनों में बेसिकली यही बात हुई कि टीचर्स पढ़ाते थे, उनकी अपनी ऑब्लिगेशंस थी, लेकिन साथ में किसी ना किसी एस्पेक्ट में वो हमें एड्रेस करते चले जाते थे। लाइफ की जो सख्ती है उसका थ्रेशोल्ड कम करने के लिए हमें ऑन एंड ऑफ एक चाय की प्याली के साथ, एक समोसे के साथ, 5 मिनट की वॉक के साथ आपको एक मेंटोरिंग मिल जाती थी जो आपको हौसला देती थी, लाइफ इतनी बुरी नहीं है जितनी हमने समझ ली है बेसिकली। ठीक है, कमिंग बैक टू मेंटल हेल्थ क्या है, हम अगर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत क्या है, क्यों है कि मेंटल हेल्थ हमारे स्टूडेंट्स में किस तरह रोल प्ले करती है, उनके ग्रेड्स किस तरह अफेक्ट होते हैं, हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है आज। पहली चीज़, मैंने थोड़ा सा शुरू में तमहीद बांधी थी कि एवोल्यूशन आ चुकी है। आपका स्टूडेंट आपके सामने खड़े होकर कहता है मैंने तो ये ऐसे नहीं पढ़ा, या जो आप बता रही हैं आजकल ये नीड्स नहीं है, आप बड़ी आइडियलिस्टिक बात कर रही हैं, आजकल आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा फ़ोन होना चाहिए, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, यू शुड बी वेल सेटल्ड इन लाइफ, यू शुड गेट मैरिड अर्ली, तभी आप खुश होंगे, अदरवाइज आप खुश नहीं हैं। आपका अगर 4C GPA आएगा तो आपको खुश होना चाहिए, अगर आपका 3.5 या 3.98 है तो आपको खुश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मस्ट्स हैं, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स उसने अपने लिए बना लिए हैं, जिसकी वजह से वरीसम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। और जब आप बात करते हैं कि कौन सा लेवल ऑफ एंग्जाइटी नॉर्मल है और कौन सा एब नॉर्मल हो गया है, तो उसमें हम एक सीधा सा फॉर्मूला आसान सलीस उर्दू में बताते हैं, FDI, बोर्ड पे भी लिखा जा चुका है, दैट इज फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी। आप रूटीन में चाय पीते हैं 1-2 कप, ड्यूरेशन ये है कि 15-20 मिनट लगे, पी लिए, उसके बाद काम पे लग गए। इंटेंसिटी ये है कि आपको अगर 3-4 घंटे बैक टू बैक काम करना पड़ रहा है तो आप कर लेंगे, गुजारा हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप हैबिचुअल होते जा रहे हैं या आप कैफीन के या चाय के एडिक्टिव होते जा रहे हैं तो व्हाट वुड हैपन, आपकी फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, नॉर्मल से डेविएट कर जाएगी। आपके स्टूडेंट्स में कोई से भी ऐसे बिहेवियर्स जो कि नॉर्मल कंसिडर नहीं होते, यूजुअली वो नॉर्मल ही की मैनिफेस्टेशन है, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी बढ़ गई है। आपका कोई एक स्टूडेंट है जो बहुत सवाल पूछता है, उसकी फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ज़्यादा, आप कहेंगे ये लाइक है। आउटपुट देखनी है, आपने ये देखना है इसका प्रोडक्ट क्या है, निकल क्या रहा है एंड में, फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ज़्यादा होने से हो क्या रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी में इजाफा हो रहा है या उसकी डिसफंक्शनैलिटी में इजाफा हो रहा है। इसी तरह आपको और आसान करने के लिए हम लोग एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, उंगली उठना। अगर आप पे उंगली उठ जाए तो भी हम कहते हैं द बिहेवियर इज, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन अ बिहेवियर, आपके बिहेवियर में कोई ऐसी तब्दीली आ रही है। यूजुअली आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं आजकल तुम बहुत गुस्सा कर रही हो, आजकल तुम बहुत लाउड हो जाती हो, आजकल छोटे बहन भाई से बात करते हुए आपका टोन खराब हो जाता है। व्हाट इज हैपनिंग? फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी। हमारे अम्मा अब्बा एंड वी एज टीचर्स आर वेरी गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विदाउट एनी डिग्री। आप फौरन से पहले गिनतियां करते हैं, आज कितनी दफ़ा ऊंचा बोले हैं, आज कितनी दफ़ा स्टेयर किया है, आज कितनी दफ़ा मूड ख़राब किया है, घर वालों का मूड ख़राब हुआ है। इसी तरह क्लास में एक पर्टिनेंट स्टूडेंट कितनी दफ़ा चुप रह रहा है या कितनी दफ़ा क्लास में डिस्ट्रैक्शन कर रहा है या ऐसा सवाल या ऐसा बिहेवियर डिपिक्ट कर रहा है जिसमें बदतमीजी का आंसर नज़र आ रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी ड्यूरेशन, इसकी इंटेंसिटी अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। और एज अ टीचर, मैं खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आप क्लास में हर वक्त ये एवेल्युएशन नहीं कर सकते, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है बच्चा, अच्छा इसका भी कोई स्टूडेंट का मसला है, ये ठीक नहीं जा रहा। यू कैन नॉट डू द कैलकुलेशन 24/7। आप अपनी फील्ड में रहते हुए सिर्फ ये देख सकते हैं कि आपके किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, उसको रिफ़र कर दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, डोंट टेक अ टोल ऑन योर सेल्फ, रिफ़र इट टू साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, रिफ़र इट टू तरबिया डिपार्टमेंट, जो यहाँ पे वो फैसिलिटी दे रहा है, डू इट, उसको रिफ़र करें। डोंट टेक अ टोल। आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन आपकी पर्सनल जिम्मेदारी ये ज़रूर है कि आप उसको रिफ़र कर दें, एक दफ़ा बुला के कहें कुछ प्रॉब्लम है बेटा, आप कुछ बात करना चाहते हैं, इज़ देयर समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू। और यूजुअली क्लास में बच्चे लेट आके, स्टूडेंट्स इसके अलावा ऊंचा बोल के, उसके अलावा क्लास में डिस्ट्रैक्शन करके, फ़ोन यूज़ करके आपको बता रहे हैं देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देम। हम बिहेवियर्स को 2 तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि उनमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक होते हैं अवर्ट बिहेवियर्स, जो नज़र आ रहे हैं, क्लास में आके चीज़ें फेंकना, ऊंचा ऊंचा चेयर्स खींचना, ये नज़र आ रहा है, ये अवर्ट बिहेवियर है। ऊंचा बोलना, स्टेयर करना टीचर को, ये अवर्ट बिहेवियर्स हैं, नज़र आने वाले, दिखाई देने वाले। और दूसरे कवर्ट बिहेवियर्स हैं, वो बच्चा आपको बुझा हुआ नज़र आएगा, वो आपको आई कांटेक्ट नहीं देगा, वो स्टूडेंट वोकल नहीं होगा,
वो आपसे बात करेगा तो टिमिड होगा, शाय होगा, ये कवर्ट है। और जैसे कि बड़ा क्लियर है, अगर सिस्ट नजर आ रहा है तो डॉक्टर कहेगा ये बेहतर है, सामने आ गया, लेकिन अगर कैंसर अंदर है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपका कोई स्टूडेंट खामोश है, बात नहीं कर रहा, टिमिड है, शाय है, चांसेस आर देयर कि वो ज्यादा वल्नरेबल है। और अगर कोई बोल रहा है, बात कर रहा है, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि उसके साथ इक्वालिटी बेसिस पे ना चले जाएं। हम कहते हैं हमेशा टीचर्स का लेवल एक लेवल हाई होता है स्टूडेंट से, आप उसके साथ उसी की टोन में बात ना करें। आपको कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मेल स्टूडेंट्स। फीमेल्स का जरा पैटर्न और होता है, मेल्स एग्रेसिव हो जाते हैं, वहां पे आपको बहुत केयरफुली कि अगर वो ऊंचा बोल रहा है, बेटा खैर है, या नाम लेके टू बी मोर असर्टिव आप बोल सकते हैं, इज देयर समथिंग गोइंग रॉन्ग, क्या हो गया, मतलब डिफ्यूज करें। लेकिन अगर आप भी उसी टोन में बात करेंगे कि अच्छा इसको मैं देखता हूं, तो एग्रेशन चला जाएगा और वो जो आपका एक लेवल ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। यू आर नाउ फेस टू फेस विद दैट पर्सन, नाउ यू आर नो मोर अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, इट्स मोर लाइक इन कॉम्पिटिशन। तो उससे बहुत ज्यादा अवॉइड करें। कमिंग बैक टू उंगली उठने के बाद, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी के बाद एक और हम साइकोलॉजी में इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, आसान है, याद रखी जा सकती है। हम अपने घरों में सिबलिंग्स को, छोटे बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 4 Ds, 4 Ds हैं जो कि निशानदेही करते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग। फर्स्ट वन इज डेंजर, डी डेंजर, सेकेंड इज डिस्कम्फर्ट, थर्ड इज डिसफंक्शनैलिटी एंड फोर्थ इज डेविएशन। स्टैट्स के कितने लोग हैं यहाँ पे? नॉर्मल कर्व कितने लोगों को पता है क्या होता है? चले हैं थोड़े बहुत क्विकली। अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल कर्व, अगर आप अपने माशरे में किसी भी बिहेवियर को देखें तो आप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो एक तरह बिहेव करते हैं उनको हम कहते हैं ये नॉर्म ऑफ अ सोसाइटी है, और वो नॉर्मल कर्व के अंदर सेंटर्स में होते हैं। मोस्टली लोग जो एक तरह बिहेव करते हैं, एक ही तरह रिस्पॉन्ड करते हैं इवेंट्स को, उनको हम कहते हैं ये नॉर्म है सोसाइटी के, ये नॉर्म्स बना रहे हैं। और जो कोई उन नॉर्म से डेविएट करते हैं, टेल्स में जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, हम ये कहते हैं ये डेविएट कर रहे हैं माशरे से। और जो भी डेविएट करता है उसको हम टैबू में लाते हैं। नॉर्म और टैबू, अगर नॉर्म नॉर्मल लोग कर रहे हैं तो उसकी जिद टैबू है, जिसके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते, जिसको लोग कवर करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। तो आप नॉर्म्स और टैबूज में भी बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपका स्टूडेंट जो है क्या वो डेंजर जोन में है? इट कुड बी अगेन इन बोथ एस्पेक्ट्स। वो वन व्हीलिंग कर रहा है, वो जब आता है उसकी चोट लगी होती है, एक्सीडेंट्स हुए होते हैं, स्मोक कर रहा है, आपको आंखों से, कलर से, बात की टोन से पता चल रहा है दैट ही इज ऑन टू अ सर्टेन ड्रग। ये सारी वो चीज़ें जो कवर्ट नहीं है, अवर्ट है, नजर आ रही हैं, दिखाई दे सकती हैं, आप उनको गेस कर सकते हैं, ये डेंजर है। और दूसरा डेंजर वही है अगर ही इज सल्किंग इन, ही इज नॉट टॉकिंग मच, ही इज आइस कोल्ड, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसके अंदर एपैथी है, उसकी शक्ल आपको कोई जिसको हम कहते हैं ना डेड फेस या ज़ॉम्बी फेस, वो कुछ नहीं बता रही उसकी शक्ल कि वो तकलीफ में है, दर्द में है, परेशान है, वो भी एक आपके पास डेंजर का एस्पेक्ट है। उसको हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ये नहीं जान सकते कि अंदर कितना प्रॉब्लम चल रहा है या अंदर कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। डिस्कम्फर्ट, कई दफ़ा लोग आपसे बहुत खुश हैं, यू आर हाई अचीवर, आपका 4 CGPA है, आपके अम्मा अब्बा आपसे बहुत खुश हैं, लेकिन आप अपने आप से खुश नहीं हैं। और हमारे माशरे में थोड़ा ज़्यादा है कि आपसे लोगों को खुश होना चाहिए, आप नहीं भी खुश तो खैर है। समवेयर वी आर मीटिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल बाय सेइंग जी जी जी, यस सर, हो गया, कर लूंगी। आप जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मीट करते हैं तो आप अपने आप को ऑब्लाइज नहीं कर रहे, आप अपने आप को नहीं सुन रहे होते। चांसेस आर देयर कि जब भी आप सबके साथ मैनेज करें लेकिन अपने साथ मैनेज नहीं करें, आप खुद अंदर अनकंफर्टेबल होंगे, डिस्कम्फर्ट में होंगे। और उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आती हैं, नींद का प्रॉपर ना होना, वेट का रिड्यूस होना या वेट का बहुत ज़्यादा होना। ये कैसे होता है ये भी बता देती हूँ। जो मरीज, जो स्टूडेंट्स, जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं, जो सब उनसे खुश हैं, उनके अंदर 2 एस्पेक्ट साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। एंग्जाइटी, अब मुझसे कौन ना खुश है, अब मैंने क्या गलत कर दिया। सेकेंड, डिप्रेशन, उसका रिजल्ट, अच्छा मुझे मर जाना चाहिए, आई एम वर्थलेस, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई लाइफ नहीं, मुझसे एक बंदा नाराज हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी। अब जब आप डिप्रेशन की साइड पे जाते हैं और एंग्जाइटी की साइड पे जाते हैं तो आप 2 चीज़ों से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सो के या कम सो के। जिनकी नींद अच्छी है मेरी तरह, वो ज़्यादा सो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, सो लिया जी, थ्रू विद इट।
लेकिन अगेन फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी 8 से 10 घंटे अडल्ट, मैं 16-18 साल की उम्र के लोगों की बात कर रही हूँ, उनको इतनी नींद लेनी चाहिए। जिस एज ब्रैकेट में, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही आप लोग बड़े हैं, लेकिन एज ब्रैकेट 30 ऑनवर्ड्स स्लीप आवर्स कंड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी फिजिकल एग्जर्शन कितनी है। अगर आपकी फिजिकल एग्जर्शन ज़्यादा है तो नींद भी ज़्यादा होगी। अदरवाइज 6 to 7 आवर्स स्लीप इज़ अ गुड स्लीप, गुड साउंड स्लीप। लेकिन अगर आपकी नींद टूटती है तो ये एक इंडिकेशन है आप स्ट्रेस में हैं या परेशान हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ज़्यादा सो के अपना स्ट्रेस ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे बैक टू बैक, फिर बिंज वॉचिंग करना, पूरे पूरे सीजन्स डाउनलोड कर लेना, उसके सामने बैठे रहना, क्योंकि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी चल रही है बैक ऑफ द माइंड। आप पूरे पूरे सीजन्स एक दिन में, 2 दिन में बैठ के वॉच करेंगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। एक और बड़ा, हम लाहौर के लोग बहुत अच्छे फेमस हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ, वेल फेमिलियर, ईटिंग, खाना। ठीक है, हम मर भी जा रहे हों तो खाना ज़रूरी है, और हम परेशान हों, खुश हों तो भी खाना ज़रूरी है। सिमिलरली कई दफ़ा जिन लोगों की किसी पे बस नहीं चलता, जो सब लोगों को खुश करने में लगे होते हैं, व्हाट दे डू इज़ दे डिप्राइव देमसेल्फ ऑफ फूड, अपने ऊपर अपनी मर्जी चला के कि खाना नहीं खाना, जो कि लाहौर में कम है पैटर्न। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईटिंग डिसऑर्डर्स के नाम से क्लिनिक्स खुल रहे हैं और ये ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है, एंड इट्स मोर टुवर्ड्स एलीट क्लास, जो कि पहले था, लेकिन जितनी तेज़ी से आपका मीडिया आपको बता रहा है योर बॉडी इमेज इज़ नॉट गुड, अगेन हमारे ही स्टूडेंट्स की एज ब्रैकेट का प्रॉब्लम, यू आर नॉट गुड फेस वाइज, हर चीज़ की रेप्लिकेशन हो चुकी है, हर चीज़ के लिए एडजस्टमेंट्स आ चुकी हैं। पहले हम कहते थे गैजेट्स और उसमें होती है, अब शक्ल में, सूरत में, बालों में, आंखों के कलर में, हर चीज़ में एडजस्टमेंट हो सकती है। So every day your media is telling you you are not good enough. Second to it is आप ओवर ईट करें, आप कह रहे हैं अच्छा मेरा किसी पे कोई बस नहीं चलता, खाने पे तो मेरा चलता है, डू इट, लेट्स डू इट। बिंज ईटिंग जिसे आप कहते हैं, बिंज ईटिंग में आप इम्पल्सिवली खाते हैं, बैक टू बैक खाते हैं, आपकी बॉडी को नीड नहीं है, आप खाते हैं और आप बेतहाशा खाते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन कि आप अपनी एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कवर करने की कोशिश करें। अभी तक जितने बिहेवियर्स मैं आपको बता रही हूँ वो सब ऐसे हैं जो कि नज़र आ रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में अवर्ट। जो ज़्यादा परेशान कुन बिहेवियर्स होने चाहिए आप लोगों के लिए, वो स्टूडेंट होने चाहिए क्लास में जो बात नहीं कर रहे, जो खामोश हैं, जो सल्किन कर रहे हैं, जिनकी बात निकलती नहीं। कोई टॉपिक ऐसा है जिसपे हर कोई बोलना चाह रहा है, लेकिन आपका कोई 2-3 क्लास का स्टूडेंट ऐसा है जो बात नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब है वो एंग्जाइटी में। और नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। आप कहते हैं आपने कोई राय नहीं दी, आप कोई ओपिनियन दे इसके बारे में, आपने कुछ ऐड नहीं किया, डू इट, आई वुड लाइक टू लिसन टू यू, उसको इनकरेज करें थोड़ा सा। डिस्कम्फर्ट सेकंड डी था, जिसमें पूरी दुनिया आपसे खुश है विद 4 CGPA, लेकिन यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, डिस्कम्फर्ट विद योर ओन सेल्फ। थर्डली डेविएशन, पहले बताया चाय का 1 कप 2 कप इज नॉर्मल इन लाहौर, ठीक है। 6-7 कॉफ़ी के कप्स, चाय के कप्स बैक टू बैक, एक आपके हाथ में है और दूसरे की तैयारी है। सेम हैपन विद कैफीन। इसके अलावा कैफीन के साथ निकोटीन, जो लोग स्मोक करते हैं वो लोग भी यही काम कर रहे होते हैं। और एक बड़ा खूबसूरत डिफेंस मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट्स का भी, मेल्स का भी। मैं पूरे रमज़ान नहीं पीता, मैं हज पे गया था पिछले साल, मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। आई डोंट डू इट, मतलब आई नो मेरा सेल्फ कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आप देखें कि आप कितना डेविएट कर रहे हैं नॉर्म से। और प्लीज़ व्हेन यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ और योर स्टूडेंट, यू आर गाइडिंग योर स्टूडेंट कि आप अपने आप को कंपेयर करें नॉर्म से, तो उस वाले नॉर्म से कंपेयर ना करें जो ऑलरेडी ड्रग्स में है, उस नॉर्म से कंपेयर करें जो ड्रग्स नहीं कर रहे, या जो स्मोक नहीं कर रहे, या जो कैफीन की इनटेक नहीं ले रहे। एंड व्हाइल आई एम एड्रेसिंग दिस, यू हैव सीन योर स्टूडेंट्स हैविंग अ स्ट्रिंग इन देयर हैंड्स और अ रेड बुल या कोई पावर ड्रिंक, काइंडली उसको भी उसी में कंसिडर करें जिसमें आप कैफीन को, निकोटीन को एड्रेस करते हैं। जो आपके एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो भी वही काम करते हैं आपकी बॉडी के साथ और न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ जो सिगरेट या चाय के कप करते हैं। कमिंग टू द लास्ट वन, डिसफंक्शनैलिटी। जी जी, डिसफंक्शन से पहले ये जो नॉर्म होता है सोसाइटी में, एक जैसे मिसाल के तौर पे कुछ चीजें नॉर्म के अंदर आ जाती हैं जो कि मतलब बहुत गलत चीजें भी होती हैं। जी बिल्कुल। अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर कुछ चीज हाइपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो रहे हैं, अभी एक ऑलमोस्ट नॉर्मल, ये मेजॉरिटी ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा यानी डिसओरिएंटेड है, तो हम उस चीज़ को क्या एज अ यानी उसको हम एज अ कंसिडर करेंगे, एक प्रॉब्लम के तौर पे कंसिडर करेंगे, या हम उसके लिए एक नॉर्म? बहुत ही अच्छा सवाल है। सर एक पैटर्न मैंने भी शुरू में शेयर किया, एवोल्यूशन चल रही है।
आज से 10-15 साल पहले ख़वातीन का कमाना और घर से निकलना ज़रूरी नहीं था. नाउ व्हेन प्रपोजल्स प्रोसेस आर गोइंग ऑन, वो मेक श्योर करते हैं लड़की कमा रही है, इज शी डूइंग अ जॉब, कर रही है तो अच्छी बात है. आज से 10-15-20 साल पहले घर के एक फर्द की इनकम वॉज इनफ. अब अगर मैं ये कहूँ कि जो कमा रही है वो नॉर्मल नहीं है, बिकॉज इट्स इन अ फील्ड यू कुड सी फीमेल्स वर्किंग, तो आपको अपनी पेस को अकॉर्डिंग टू द टाइम लेके जाना पड़ेगा. पहले पर्दे का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, अब पर्दे के कॉन्सेप्ट में बहुत डेविएशंस आ रही हैं. आई एम टचिंग अ सेंसिटिव टॉपिक इन अ वेरी लाइट मैनर, उसमें भी बहुत डेविएशंस आ रही हैं. आपने इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करें कि जो आपको मेजॉरिटी में नज़र आ रहा है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. ये तो ईथोस की मिसाल दे दी ना आपने, मतलब लेकिन मैं कह रहा हूं बिहेवियर में मैं दोबारा एड्रेस कर देती हूँ. फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ माई ऑब्जर्वेशन इज, आप जब पहले रोड पे एक्सीडेंट देखते थे लोग रश करते थे उस जगह पे, चाहे खड़े होकर देख ही रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ हेल्प भी करते थे. द पैटर्न इज नाउ इवॉल्विंग. लोग वीडियोस बना लेंगे, वीडियोस शेयर कर लेंगे, लेकिन इफ दे सी एन एक्सीडेंट दे हार्डली स्टॉप. इसको मैं कहती हूँ एपैथी, फर्क ना पड़ना. ये एक नया ट्रेंड है और बड़ी तेजी से आ रहा है कि अच्छा उसका मसला है ना, व्हाई शुड आई टू. अगर कोई परेशान आपको नजर आ रहा है तो लोग कहते हैं व्हाई शुड आई टॉक, जो कि बेसिकली बाहर के प्रॉब्लम्स थे और हमारे तक उसका ट्रिकल डाउन आ रहा है. पहले हम अपने किसी दोस्त को परेशान देखते थे, रश करते थे, क्या हुआ है, मूड क्यों खराब है, बात करो, अच्छा नंबर्स कम आए हैं. नाउ वी डोंट डू दैट. उसके मार्क्स, उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी. एपैथी इज बिकमिंग अ नॉर्मल ट्रेंड. इट इज नॉट नॉर्मल. We need to address it as a mentor, as a teacher, in our own way. जिस चीज़ को आप समझते हैं as a person of substance कि ये ठीक मुझे नहीं लगता, उस पर डिस्कशन ज़रूर इनिशिएट करें, ओपन ग्राउंड रहने दें, कुछ इम्पोज ना करें, लेकिन कीप टॉकिंग अबाउट इट इन अ वेरी सटल मैनर. क्योंकि जब आप इम्पोजिशन पे चले जाएंगे तो शायद हम कहीं बहुत ज़्यादा वो एक बड़ा कॉमन टर्म है फंडामेंटलिज्म में चले जाएंगे. वो वहीं पे इंटैक्ट है, लेकिन उसके ऊपर बात ज़रूर करें. बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में बड़ी तेज़ी से इन हो रही हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन इम्पल्सिविटी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. पहले हार्डली सुनते थे कि जी कोई रिस्ट स्लैशिंग कर है, अटेंशन सीकिंग के लिए हाथ पे कट लगा लिए, ठीक. अब आई हैव वर्कड एट SOS चिल्ड्रन विलेज, आई हैव वर्कड एट न्यूमरस प्लेसेस. जो सबसे कॉमन मसला आ रहा है, मैं 20-21 साल की बात नहीं करी, मैं रिलेशनशिप्स वाले लोगों की बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट एज 13, 14, 15, 16. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन सीकिंग बच्चे बच्चियां दोनों शीशा पी रहे हैं. फॉर द सेक ऑफ अटेंशन सीकिंग रिस्ट स्लैशिंग हो रही है. सबको पता है यहाँ से काटे तो बंदा मरता है, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग इट एल्सवेयर तो आप अटेंशन सीक करें. ये एक नॉर्मल इस वक्त हमें पैटर्न देखने में नजर आ रहा है. इट इज़ नॉट नॉर्मल, बट वी कैन नॉट इग्नोर इट. वी हैव टू टॉक अबाउट इट इन अ वेरी सटल मैनर कि हम वेलकम करें पीछे चल क्या रहा है. और फिर वो जो पहले बात हुई थी, आखिरी इसका एक डी है, डिसफंक्शनैलिटी. अगर कोई ऐसा बिहेवियर जो कि नॉर्म बन रहा है लेकिन आपको डिसफंक्शनल बना रहा है, इसका मतलब है उसे एड्रेस होने की ज़रूरत है. वो वैसे तो शायद नॉर्म है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, देखा देखी हो रहा है, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है, उसका आउटकम ठीक नहीं है, वी नीड टू एड्रेस इट. और सोसाइटी में आपके जितने मीडिया के चैनल्स हैं, जितने आपके मोड्स हैं, रनिंग मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, दे आर एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, उनकी आउटकम ठीक नहीं है, हमें डिसफंक्शनल बना रहे हैं. वी टॉक अबाउट इट इन अ वेरी सटल मैनर, लेकिन हम इम्पोज नहीं कर सकते. तो वो एक पॉइंट है. यहाँ तक FDI सभी के लिए क्लियर है, सभी के लिए. 4Ds कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है, एंड हम वहाँ से इसको रैप अप करके फिर आगे चलें. मैं साथ साथ क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोग एक्टिव भी रहें, आप लोग बोर ना हो, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है. जी जी. मेरे पास जैसे बच्चियाँ आती हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि जिनको तो जैसे हम काउंसलिंग कर सकते हैं, जिनको तो हम समझ सकते हैं कि हमको इनकी हेल्प करने से हमारी बात से उनको हौसला होगा, तो चलो वो तो उस हद तक तो ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे होती हैं जो कि मेरे पास 3 ऐसे आए हुए बच्चियाँ आई जो कि मुझे साफ पता चल गया कि बार बार भी काउंसलिंग के बावजूद भी मेरे से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ. उसकी वजह ये थी कि उनको रिकरिंग नेगेटिव थॉट्स थी, रिकरिंग पैटर्न. और मुझे साफ पता चल रहा था कि उनका बहुत गहरा मसला है. तो बहुत डेस्परेशन थी. और वो उस बच्ची की क्लास में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, यानी कि उसका CGPA हाई जा रहा है, वो शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसकी टीचर्स को बिल्कुल नहीं पता. और वो ये कहती है कि उसकी जो दोस्तें हैं वो उसकी दोस्तें को ढूंढती हैं, उसकी दोस्तों को भी नहीं पता.
और जो उसके अंदर के घर के हालात है वो सारा कुछ उसने मुझसे तो शेयर किया, लेकिन मैं उसको हेल्प नहीं कर सकती। बहुत डेस्परेशन फील होता है। ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते हैं? वो अपनी पढ़ाई में सही जा रही, पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता उसका, यानी कि पेरेंट्स शायद परवाह भी नहीं करते, वो कह रहे हैं एज लॉन्ग एज बच्चा पढ़ाई में ठीक जा रहा है नॉर्मल। सही। तो नॉर्मल क्या है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे तो एक ऑलरेडी असेसमेंट है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक। और डिसफंक्शनैलिटी और डिस्कम्फर्ट यहाँ से नजर आ रही है कि शी हरसेल्फ इज नॉट कंफर्टेबल, दैट इज व्हाई शी इज सीकिंग हेल्प। किसी के पास जाना या अपना कोई बहुत पर्सनल एस्पेक्ट शेयर करना इज अ डिपिक्शन कि यू आर नॉट हैप्पी, यू नीड हेल्प। उसके लिए 2-3 मोड्स हैं जो मुझे इससे बहुत बेहतर लगता है सजेस्ट करना जहाँ पे भी मैं जाती हूँ। टीचर्स काउंसलिंग नहीं कर सकते। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, सालों का एक्सपीरियंस है। आई वुड नेवर काउंसिल माई स्टूडेंट। आपकी जो एथिकल बाउंड्रीज हैं वो वायलेट होती हैं। फॉर इंस्टेंस, कैन आई मेक यू अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल? इफ शी इज माई स्टूडेंट एंड शी इज कमिंग टू मी और मुझे आके कह रही हैं कि मुझे मरने का दिल चाहता है और मैंने चेक करवाया और मुझे पता है कि मुझे कैंसर की इंडिकेशंस आ रही हैं, मुझे टेस्ट करवाने हैं और मेरा ट्रीटमेंट शुरू है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो मैं वेरीफाई नहीं कर सकती, क्रॉस चेक नहीं कर सकती। अब व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं क्लासेस में छुट्टी हो रही है फैसिलिटेट कर रही हूँ, मार्क्स में फैसिलिटेट कर रही हूँ, तो ये आपकी बाउंड्रीज वायलेट होती हैं और आप बहुत सारी जगहों पे अकाउंटेबल हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपके पास नहीं आ रहे। तो बेहतर ये है, जैसे यहाँ पे मिस साइमा ने भी कहा है, कि आप अपनी लिस्ट जनरेट कर लें एज अ रिफा एज एन इंस्टीट्यूट, कि आपके पैनल पे हर चीज़ के स्पेशलिस्ट मौजूद हों। क्योंकि लेज़ॉन ये है कि आप लोगों को बुला रहे होते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग माई नेम, देयर आर 100 and 1000 ऑफ पीपल एक्सपर्ट इन डिफरेंट डिसऑर्डर्स। आपका जो इम्पल्सिविटी है उसके लिए सपोर्ट ग्रुप्स हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मेरे पास थे वो नॉट माय स्टूडेंट्स एट ऑल। मेरा वैसे ही आई एम जस्ट लाइक, मुझे समझ आ गया, मैं जनरली, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो फैकल्टी है, हम लोग का ये इशू आया था, मेंटरशिप हमने डेवलप इसलिए की थी। आपके सामने जो बैठे सारे मेंटोर्स हैं, इनको नॉमिनेट इसलिए किया गया है कि इनको ग्रुप्स दिए जाएं स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग करें। सम ऑफ देम माइट बी देयर स्टूडेंट्स, हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यही लोग हैं। प्रोफेशनल लेवल पे जाना, वो हम लोग ये समझते थे कि क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं प्रोफेशनल तक जाते जाते भी हर एक कोई फैमिली सपोर्टिव भी होती है, बच्चे नहीं जा रहे होते, लेकिन दे फील मोर, जैसे आप अपने टीचर से बात तो कर सकते हो ना, हो सकता है आप काउंसलर से बात ही नहीं करना चाहते, तो कम से कम इतना हम इक्विप कर दें इनको कि ये लोग आइडेंटिफाई करके उनसे इस लेवल पे कि कहाँ उसको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए और कहाँ उसको नहीं चाहिए ये बता सकते। सही सही सही। तो ये उसमें हम लोग अगर प्रोफेशनल हेल्प की तरफ हमने बच्चे को या उसकी फैमिली को गाइड करना है तो हम कैसे कन्विंस? ठीक हो गया। एक चीज़ यहाँ पे जो मैं साइमा ने की, मैं दोबारा कंटिन्यू कर दूं। फॉर इंस्टेंस, आप मेंटोर्स हैं, आपके मेंटोरशिप में आप ऐसे स्टूडेंट्स को देख रहे हैं जो कि आपके ऐसे स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं जो इवेंचुअली आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं, इस सेमेस्टर में पहले पढ़ चुके हैं, आपने उनको इस वक्त डायरेक्टली डील नहीं करे। बहुत अच्छा है कि आप उनके साथ खुद लेज़ॉन में। सेकेंड थिंग, यू कैन सजेस्ट एनीवन अराउंड यू। उसमें ये होएगा कि एक पर्दा भी रह जाता है, आप डायरेक्टली पूछते भी नहीं हैं, आप उनसे ये भी कह सकते हैं। तो ये मेरा उस एस्पेक्ट में सवाल का जवाब था कि बेस्ट चीज़ ये है, इवन व्हेन आई सेड दैट आई वुड नॉट बी काउंसलिंग माई स्टूडेंट, मेंटोरशिप भी एक लेवल तक जाएगी। हम 2 एस्पेक्ट्स में जाते हैं साइकोलॉजी में, वन इज कॉल्ड काउंसलिंग। न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स वो हैं जिसमें आपको गुस्सा रूटीन से ज़्यादा आ रहा है, आप रूटीन से ज़्यादा बेचैनी है, आप परेशान हैं किसी चीज़ पे, किसी चीज़ का रिएक्शन में डिप्रेशन या एंग्जाइटी आ रही है, इसको हम कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म के अंदर आप किसी हादसे वाक़े के बाद किसी परेशानी का शिकार हैं, एज सून एज इट वुड रिजॉल्व, आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएंगी। साइकोसिस वो एस्पेक्ट है जिसमें मैं आप भी ट्रीट नहीं कर सकते खाली, उसमें साइकेट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी के अंदर इस वक्त कैंसर है, मैं उसके ऊपर सनी प्लास लगा दूं और मैं कहूँ ये ठीक हो जाएगा। अगर आप उसको दवाई नहीं देंगे, इवेंचुअली उसके सुसाइड कमिट करने के, होमिसाइडल और सुसाइडल 2 एस्पेक्ट्स हैं साइकोसिस में, खुद को मार लेना या किसी को मार देना। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम केसेस। ये वो लोग हैं जिन्हें आवाज़ें आ रही हैं, ये वो लोग हैं जिनकी सेंसेशन प्रोसेस सही काम नहीं करे, जिनकी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको चीज़ें नज़र आना, आवाज़ें सुनाई देना, ये एक्सट्रीम केसेस हैं। ये आपको कम ही यूनिवर्सिटी लेवल्स पे मिलते हैं, 1 in 1000 हमें मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। न्यूरोसिस के पेशेंट्स या न्यूरोटिक पेशेंट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है। आए दिन एक्सीडेंट्स, फ्लड्स की सूरत हाल इस वक्त कराची में हमारे सामने है, टेक्स्ट और फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी चल रही हैं, डेली बेसिस पे वी कम टू नो ऑफ एनी बिग ट्रॉमा जिससे हम रिकवर नहीं कर पा रहे होते।
तो वो हमारी रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट तो इंटैक्ट है, लेकिन मूड में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, खाना का पैटर्न डिस्टर्ब होना, सोने का पैटर्न डिस्टर्ब होना, फटीग होना, सेल्फ इस्टीम को अफेक्ट होना, ये सारी वो चीज़ें जो आप अपने स्टूडेंट्स में देखेंगे कॉमनली। काउंसलिंग वो चीज़ है जिसमें आप मेंटोरिंग, जैसे यहाँ पे भी सजेस्ट किया गया, जैसे मैं साइमा ने कहा कि यू कैन टॉक टू देम बट डू सजेस्ट देम प्रोफेशनल हेल्प। आप मेंटोर्स हैं, आपका अपना स्टेटस इंटैक्ट रहेगा, और मेंटोरिंग में ढेर सारी चीज़ें आती हैं। इफ़ अ स्टूडेंट इज गेटिंग मैरिड, उसको कन्फ्यूजन है कि एम आई मेकिंग अ राइट डिसीजन और नॉट, यू आर अ मेंटोर, यू आर देयर, guide them. If somebody is choosing a subject or a profession, you are a mentor, guide them. If somebody is not feeling well, you are a mentor, you can suggest go to this person, but do it. और यहाँ पे मैं साइमा ने बड़ी अच्छी बात की जिसको मैं ज़रूर एड्रेस करूँगी। वो आपसे तो बात कर रहे हैं लेकिन वो काउंसलर से बात नहीं करना चाह रहे। What does that indicate? मेंटोरिंग का एक रोल ये भी है कि आप उन्हें राइट चैनल तक लेके जाएं। आप उन्हें पुश करते रहें कि डू इट। जब हम नहीं कर रहे होते तो पेरेंट्स भी यही कह रहे होते हैं, अच्छे टीचर्स भी यही कह रहे होते हैं, आप कर लेंगे, यूल डू इट, आपसे हो जाएगा। अगर आप काउंसलर के पास नहीं जाना चाह रहे और सिर्फ एक टीचर पे या एक मेंटोर पे इत्तेफाक करें, देयर इज एन अंडरलाइन नीड। अटैचमेंट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो अटैचमेंट घर से नहीं मिली है, पेरेंट्स से नहीं मिली, वो शायद आपसे मिल रही है। काउंसलर के पास आधे से ज़्यादा सर्विस जो मैं पढ़ चुकी हूँ वो ये है कि वो अनकंडीशनल जेन्युइन अटेंशन देते हैं जो शायद कोई और नहीं दे रहा होता, लेकिन पैसे देके। ठीक, तो वही चीज़ अगर आपके किसी स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत है और आपको पता है देयर इज़ अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन, और हमारी पॉपुलेशन में, स्टूडेंट पॉपुलेशन में जो डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा कॉमन है उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अभी तक आई नो ऑफ टीचर्स, आई नो ऑफ मैनी पीपल, आई नो ऑफ माई सेल्फ एज वेल, जब कभी नया फॉरम है, जब आपको जाके पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको घबराहट होती है, आप एक्सेप्ट करें ना करें। और हमेशा एक और इसके साथ भी, हाई अचीवर आर मोर वल्नरेबल फॉर एंग्जाइटी रादर देन लो अचीवर्स। जिसने पढ़ा है उसी को स्ट्रेस है कि मैं कर सकूंगा कि नहीं, जिसने पढ़ा ही नहीं उसको तो कोई स्ट्रेस नहीं होएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी वाले दिनों में अल्लाह मियाँ पास कर देना, दैट्स इट। लेकिन जिसने पढ़ा है, ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी उसी को हो रही होती है। जिसने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किया है, ज़्यादा एंग्जाइटी उसी को हो रही होती है, रिलेशनशिप्स ख़राब ना हो जाए। तो आपने इस चीज़ में एक डिस्क्रिमिनेशन करना सिखानी है स्टूडेंट्स को, यहाँ तक मैं कर सकती हूँ, इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा। और दोबारा फॉलो अप करें, हैव यू गॉन टू द पर्सन, कैन आई टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर यू। आपको किस चीज़ में हेजिटेशन है, यू वांट मी टू गो विद यू, मैं आपको छोड़ के वहाँ आ जाऊँ। आप सिर्फ उस स्टेप्स को और उन चीज़ों को फैसिलिटेट करें जिसमें वो हेजिटेट कर रहा है या कर रही है। जब आप उसको डोर स्टेप पे पहुंचा देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। और यकीन करें, आपकी बात में इतना इन्फ्लुएंस है कि वो आपकी बात सुनेंगे भी, अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन कई दफ़ा हमें भी बड़ा मजा आता है, वी स्टार्ट लाइकिंग आवर रोल, वी बिकम अ मिनी गॉड। हमें अच्छा लग रहा होता है, अच्छे कि हम पे डिपेंड कर रहे हैं, मैं बोलती इतना अच्छा हूं ना, क्या करूं, सब सुनना शुरू हो जाते हैं। आपको एक जिसे कहते हैं बायस थिंकिंग से भी बाहर आना पड़ेगा। आप के पास सारी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है, और अगर आप ये करना शुरू कर देंगे एज अ मेंटोर, चांसेस ये हैं कि आप भी कोलैप्स कर जाएंगे। आप अपने आप को एजेंडा लिस्ट में रखें, ये स्टूडेंट को मेरी डायर नीड है और उसको भी फॉरेन गाइडेंस की ज़रूरत है। ये स्टूडेंट ऐसा है जिसको मैं 1-2 सेशंस के बाद इसको मैं आगे पुश कर सकता हूँ, या ये इसको काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ही और शी कैन मैनेज। इसको बेसिकली अटेंशन चाहिए थोड़ी सी। आपको डिफ्रेंशिएट करना है चीज़ों के दरम्यान में। सर, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। ये क्वेश्चन था कि नॉर्मली स्टूडेंट्स हो या इवन फैमिली में, जिस तरह जूनियर जो है वो कभी अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो उसमें उस प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा इशू ये आ रहा होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप होता है जनरेशन के दरमियान। अब अगर वो प्रॉब्लम्स उनके एंड पे एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन पेरेंट्स के नज़दीक जस्ट वो सिम्टम्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, गुस्सा कर रहा है, दिमाग खराब है, इसका इस तरह की बहुत सारी चीज़। अब वो उस चीज़ को इस तरह से कन्वे करना कि ये चीज़ उनके नज़दीक इस तरह से ओपन ही ना हो कि उस बच्चे के एंड पे जाए और कि उस लेवल पे जाए, क्योंकि नॉर्मली हम भी उसी जनरेशन से बिलोंग करते होते हैं जिससे वो बच्चा बिलोंग कर रहा है। जी जी। और वो जो जनरेशन जिससे अब हमने वो इशू डिस्कस करना है, वो हमसे एक जनरेशन सीनियर है। सही। शायद उन प्रॉब्लम्स का आइडिया ही नहीं है, जिस तरह भी आपने कहा कि जो प्रॉब्लम्स 15-20 साल पहले नहीं थे वो आज हैं, लेकिन हमारी पिछली जनरेशन अभी तक उसी तरह सोच रही है कि वही प्रॉब्लम्स हैं जो 15-20 साल पहले होते थे, हमेशा ऐसे रहेंगे, क़यामत तक ऐसे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो किस तरह से उस चीज को फुलफिल करना है? मैं इसको एड्रेस कर लेती हूँ। आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं?
personally wanted to ask कि हर student की problem same नहीं है. बिल्कुल. A student, for example, आप relationship problems कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, both of them will have, or the impact of it is going to be different for each of them. Right. So you would say कि आप eventually guide them to the professional help. Where are you going to draw a line कि अब mentoring खत्म हो गई है? सही. ये मेरी लाइन है, आप प्रोफेशनल गाइडेंस की तरफ आपको है. सही, सही. परसेप्शन कि मैं पागल नहीं हूँ, इट्स वेरी कॉमन. Very common, yes. एंड दिस इज व्हाट जो साइकोलॉजिकल हेल्प सीकिंग होती है ना, वो उसको भी तरफ लेके जाना है. एंड व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस मेंटरशिप इज बेसिकली कि भी आप बच्चों को ये बताएं कि यू कैन जस्ट कम टॉक टू पीपल यू कंफर्टेबल विद एंड नॉट इवेंचुअली थिंक दैट यू आर मैड और साइकोलॉजिकल. Right. सही. एक सवाल को पहले एड्रेस कर देती हूँ, जो कि है कि जनरेशन गैप. आई पर्सनली डोंट बिलीव इन जनरेशन गैप. आई पर्सनली थिंक अगर आपका 70 साल का बॉस है और आप अपने 20-30s में हैं, यू आर टू गुड विद कम्युनिकेशन. जितना बॉस आपका खुश होता है, आपको पता है उनको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड्स हैं, और वहाँ पे आउटकम बड़ा खूबसूरत है. पैसे. पेरेंट्स के साथ मुझे लगता है कि कुरान पाक में बार बार ये जिक्र होता कि आप बच्चों का ध्यान रखते हैं. अगर अल्लाह ताला को कोई डाउट होता कि ज्यादती कहाँ से हो सकती है, ज्यादती बच्चों की साइड से ही होती है यूजुअली, इसलिए बार बार यही कहा गया अम्मा अब्बा को ऑफ नहीं करना. जनरेशन गैप से ज्यादा विद एजिंग पेरेंट्स मुश्किल होता है बच्चों को ये रियलाइज करना कि आपके करियर और आपकी नीड से हटके एक लाइफ ऐसी भी है जो उन्होंने आपको बेसिकली दी थी, एंड यू नीड टू I would not use a word, you have to return them back what they have given you. I would say reciprocation एक बेसिक अखलाकियात है हमारे मजहब में. जनरली भी वेस्ट में भी जाएं, कोई हंस के आपको हेलो करे तो आप हंस के हेलो कर दें, और हमारा रिलीजन कहता है सलाम कर दें तो आप जवाब दे दें, कोई पानी पिला दे तो आप उठ के लिए कुर्सी खींच दें. ये रेसिप्रोकेशन है. विद एजिंग पेरेंट्स हमारा बस चलता है उन पर. हम हंसेंगे नहीं तो उनका मूड, उनको पता होगा अच्छा जिसका मूड खराब है. हम खाना नहीं खाएंगे, उनको अफेक्ट होएगा. उनके खाना ना खाने से पता नहीं हमें होता है कि नहीं, उतना नहीं होता जितना हमारा खाना ना खाने से, हमारा मूड खराब करने से, हमारा ऊंचा बोलने से उनको होता है. चांसेस आर देयर. मैं आपका अंडरलाइन पॉइंट भी समझ रही हूँ. आजकल एक बहुत कॉमन, बिकॉज आई एम फ्रॉम यूसीपी, आई हैव टॉट एट गवर्नमेंट कॉलेज, आई हैव बीन टीचिंग एट पीयू एज वेल. एक कॉमन प्रॉब्लम है मैच मेकिंग आजकल. बहुत माजरत के साथ, बड़ा मैं इस पर कोई लगी बंदी बात नहीं करना चाहती. बहुत सारे पेरेंट्स का एजेंडा ये है, गो एंड फाइंड योर ओन मैच. आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसेस जहाँ पे ग्रूमिंग का लेवल ये है कि आपको लगता है कि आपका स्टूडेंट अभी किसी पार्लर से या सलोन से तैयार होकर आ रहा है. जब आपको इतने प्यारी शक्लें और इतने प्यारे लोग नजर आएंगे तो आपका दिल चाहेगा बात करने का. एक नॉर्मल चीज़ है. रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में जो कॉमन चीज़ आ रही है, पेरेंट्स चाहे ज़बानी कलामी कहें ना कहें, पर उनका दिल हमेशा ये चाहता है कि आप उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग अबाइड बाय करें, उनको फॉलो करें, उनको ओबे करें. रिलेशनशिप्स में, शादी के मामलों में बच्चे बच्चियां अपनी तरफ से डिसीजंस मेकिंग कर रहे हैं. अब आपको लग रहा है ये जनरेशन गैप है. ये जनरेशन गैप नहीं, हमारी कल्चरल वैल्यूज ये हैं कि बड़े डिसीजन करते हैं. गाड़ी खरीदनी है, घर खरीद रहे हैं, रिश्ता फाइनल होना है, बकरा खरीदना है, वट एवर इज हैपनिंग, बड़े डिसीजंस करेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका रिलीजन गाइड करता है, मेल डिसीजंस करेंगे. उसमें मुशावरत हो सकती है, उसमें आप डिस्कशंस कर सकते हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, हमने हेल्दी कम्युनिकेशन घर में सेट नहीं की. हम घर, बकरा, गाड़ी खरीदने के लिए तो अम्मा बस से डिस्कस करेंगे, लेकिन इफ़ वी आर अनकंफर्टेबल इन आवरसेल्फ, हम किसी बात पे परेशान हैं, तो हेजिटेशन का लेवल इतना बढ़ा दिया जाता है दोनों तरफ से. और उसका बेस्ट तरीका ये है, यहाँ पे मैं आपके सवाल से वहाँ पे जाऊँगी. ज़रूरी नहीं है कि हम सीधा किसी स्टूडेंट को कहें भाई आपको मैं नहीं देख सकती, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाएं. यूनिवर्सिटीज़ इतना खूबसूरत फॉरम है, आपके 80% प्रॉब्लम्स यही सॉर्ट आउट हो सकते हैं. डोंट से एनीथिंग, डोंट अनाउंस एनीथिंग. आप महीने में एक दफ़ा करना मुश्किल नहीं है. आप एक महीने का कोई एक सैटरडे, फ्राइडे, सॉरी सैटरडे पे भी मुझे कुछ सुनने को मिल जाएगा, एनी फ्राइडेज, वीकडेज, किसी महीने का, 2 महीनों में एक दफ़ा, जो सारा ऑर्गेनाइज स्टूडेंट करा रहा है, उसके साथ पीछे सिर्फ एक मेंटोरिंग के लिए एक टीचर बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा है, आपको एवेल्युएट कर रहा है. उनके प्रोजेक्ट्स रख दें, एक्रेडिटेड एक्टिविटी रख दें, और प्रॉब्लम्स पहले एक छोटा सा सर्वे करवा लें. किन टॉपिक्स पे यूनिवर्सिटी को बात करने की जरूरत है? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पे, जॉब्स ना मिलने पे,
आजकल ये जो बड़ा छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मेरी इस पर पूरी रिसर्च हो रही है तो मैं तो इस पर बहुत बात करती हूँ, ये जो इतनी सर्जरीज का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है आपकी मनोवर के लिए, मेकओवर के लिए, आपके खूबसूरत लगने के लिए, ये हमें कहाँ लेके जा रहा है? आने वाले दिनों में हम शायद रिश्ते भी इसी तरह रिप्लेस कर लेंगे, अम्मी अच्छी नहीं है, अच्छी वाली अम्मी ले आए, प्रॉबेबली चांसेस आर देयर कि ये हमें बहुत सारी मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स के करीब कर है। बैग देख के लेना है वो अच्छा होना चाहिए, गाड़ी देख के लेनी है अच्छी होनी चाहिए, खाना आपने स्टेटस पे डालना है उसकी पहले तस्वीर खींच लें, एवरीथिंग हैज टू लुक गुड। जो चीज़ बेचारी थोड़ी सी प्यारी नहीं होगी उसकी तो कोई लाइफ नहीं है फिर। तो बेसिकली आप बहुत सारे टॉपिक्स, बिंज वॉचिंग, मैंने एक छोटा सा ग्रुप करवाया, मैंने ये देखना था सिर्फ, आई वॉज प्लानिंग अ रिसर्च, उससे पहले एक पायलट डिस्कशन करवाई, आप में से कितने लोग बिंज वॉचिंग करते हैं? एंड 7 to 80% बच्चियां, गर्ल्स, हॉस्टलाइट्स खास तौर पे, घर नहीं जाना, हॉस्टल में ठहरी नहीं है, पूरे सीजन्स डाउनलोड हो रहे हैं, जिसका मतलब है एक सीजन का मतलब है 15-16 घंटे। आप 6 से 7 बैक टू बैक सीजन्स डाउनलोड करके किसी ड्रामे के जिसमें आधा वक्त आपको बताया जा रहा है यू आर नॉट गुड इनफ, या आधे से ज़्यादा कंटेंट उसका सेंसुअल है, सिर्फ आपके अंदर एड्रेनल रश को क्रिएट कर रहा है। वैम्पायर डायरीज हो गया, बहुत सारे ड्रामे हो गए, मैं सबके नाम नहीं ले रही, गेम्स ऑफ थ्रोन्स हो गया, इस तरह बहुत सारे सीजन आप जब बैक टू बैक डाउनलोड करेंगे आप उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। आपकी नॉर्मल लोगों से डेली लाइफ में तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, आप तो उस सीजन के अंदर हैं, आप तो वहीं पे कैप्टिवेट हो गए। बिंज वॉचिंग हो गया, बिंज ईटिंग हो गया, आपका ड्रेस कोड हो गया, मैच मेकिंग पे आपके क्या तासुरात हैं, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप क्यों है। हम ये नहीं बात करें कि नहीं होना चाहिए, हम बात करें मसले को थोड़ा सा अवॉल्व करते हैं, प्याज के छिलके उतारते हैं, है क्यों। जब आप स्टूडेंट से ओरिजिनेट करवाएंगे वो कुछ वाइब्स घर लेके जाएंगे, और एक ही दिन में 6-7 जगह ग्रुप्स हो रहे हों और स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना मुश्किल हो कि कौन सा स्किप करना है, और ऑडियंस इसी तरह रखें 20-25 और कोशिश करें कि उसकी अटेंडेंस भी आप उस पर कोई टोकन, कोई अप्रिसिएशन दे दें, जो करवा रहा है उस पर भी कोई टोकन अप्रिसिएशन दे दें। यू आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग हाउ योर स्टूडेंट्स आर मैनेजिंग, लेकिन उनके ब्रेन्स खुल के सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये तो कोई मसला ही नहीं, जब वो बात करें आपको पता चले ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो बेसिकली सपोर्ट ग्रुप्स यानी यूनिवर्सिटी से सिर्फ टॉक्स इनिशिएट की जाएं पहले लेवल पे। जब आपकी टॉक्स इनिशिएट हो जाएंगी आप स्क्रीन आउट कर सकते हैं ये नॉर्मल एक्टिविटी है और ये एब नॉर्मल है, ये 4Ds की तरफ या फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी की तरफ इंडिकेशन दे रही है, उंगली उठ रही है। वहां पे आप स्टूडेंट्स को कह सकते हैं जो भी इस टॉपिक को लेके आना चाहता है, रूम नंबर दिस, कैबिन नंबर दिस, दे कैन कम एंड टॉक टू मी। आप अपने चैनल्स ओपन रखें, उनको वेलकम करें। वहां पे भी एड्रेस नहीं हो सकता, देन विद इन अ यूनिवर्सिटी हु इज एन एक्सपर्ट ऑन दैट आप उधर भेज सकते हैं। एंड फाइनल स्टेजेस आप ये कह सकते हैं आई एम हियर, आई एम अवेलेबल फॉर यू। मेंटोरिंग खत्म नहीं हुई, मैं फॉर लाइफ आपकी मेंटोर रहूंगी, बट यू नीड टू गो एंड सीक मेडिसिन, हेल्प, काउंसलिंग फॉर दिस पर्पस। ये खाली मैं आपको हेल्प नहीं कर सकूंगी, मैं सनी प्लास लगा के सर्जरी का इफेक्ट नहीं दे सकती। तो बहुत सारी जगहों पे मेंटोरिंग का रोल कभी खत्म नहीं होगा। मैम जैसे आप पूछ रही थी, मेंटोरिंग चलती रहेगी और आप उनको ये कहें कि वी आर एट योर बैक, लेकिन इस पर्पस के लिए, इस एजेंडा के लिए यू नीड टू गो टू अ सर्टेन एक्सपर्ट हेल्प। आप बहुत अच्छी मेंटोर होंगी, आप ये नहीं बता सकती वेट्स का कौन सा वाला मॉडल लेना। आप बहुत अच्छी मेंटोर होंगी, आप ये नहीं बता सकते हैं कि आपके घर के हिसाब से खाने में नमक मिर्च कितना होना चाहिए। आप ये नहीं बता सकते आप किस तरह का पार्टनर आपको चूज करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में आगे जाना चाहिए। स्टूडेंट्स आके पूछते हैं मैम यहाँ से भी जॉब की ऑफर है, यहाँ से भी कहाँ जाऊँ। यू कैन से ये डूज हैं, ये डोंट्स है, दोनों जगह के डिसीजन आपने करनी है। एज अ मेंटोर आप अवेलेबल रहते हैं और आप उनको ये कहते हैं कि हमेशा मुझे इन टाइम बताएं, आपने कब आना है मुझे 1-2 दिन पहले बताएं, सो दैट आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। आपकी अवेलेबिलिटी एज अ मेंटोर जरूरी है, आपका बैकअप होना एज अ मेंटोर जरूरी है, लेकिन आप उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये अपने साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ रखें कि यू आर देयर टू फैसिलिटेट देम, बट यू कैन नॉट रिजॉल्व ऑल ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। लेकिन कुछ मिथ्स हैं, मिथ्स को मैं जरूर एड्रेस करना चाहूंगी क्विकली, कुछ डिसऑर्डर्स को मैं एड्रेस करना चाहूंगी ताकि आप लोगों को पता हो। बाकी साथ साथ क्वेश्चंस चल रहे हैं। यहाँ से एक बड़ा अच्छा एक सवाल आया था कि शेम और स्टिग्मा, मैं पागल नहीं हूँ, ये वाला एस्पेक्ट भी बड़ा ज़रूरी है। हम लोग अभी तक इस चीज़ से ही नहीं बाहर निकले हैं कि कैंसर के लिए तो हम जा सकते हैं, वैसे तो कैंसर वाले भी नहीं जाते आजकल, उनको भी कन्विंस करना पड़ता है कि ये ऐसे ठीक नहीं होगा, ये आपको जाना पड़ेगा।
बिल्कुल इसी तरह आपको ये कन्विक्शन होनी चाहिए कि जिस तरह कोई लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, इसी तरह किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। आपके हार्मोन्स की रिलीज में डिस्टर्बेंस है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कई दफ़ा आपको मेडिसिन के थ्रू हेल्प की जाती है, दैट इज़ वन ऑफ अ सिवियर लेवल ऑफ डिसऑर्डर कि आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बुखार के लिए खाते हुए हेजिटेट नहीं करते तो फिर मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए वो हेजिटेशन क्यों है? एंड इनिशिएट टू योर स्टूडेंट्स सूनर द बेटर। जो चीज़ आप आज कर रहे हैं, जितने भी DSM-5 एक हमारा बाइबल की तरह हम फॉलो करते हैं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, और ICD-10 भी एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है डिजीजेस का, इन दोनों को हम फॉलो करते हैं। ज़्यादातर डिसऑर्डर्स का ऑनसेट जिसमें आपका स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इन सब का ऑनसेट 18-19 साल की उम्र के आसपास है। इस टाइम पे आप अगर अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि गो एंड सीक हेल्प, आप अवेलेबल हैं एज अ मेंटोर, लेकिन सही टाइम पे स्टिच इन टाइम सेव्स 9 आपकी बचत करेगा, बचाए इसके कि आप उसमें मारे जाएं, लोगों को पता चल गया तो लोगों ने आपके साथ नहीं रहना। इवेंचुअली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में हो सकती है अगर आप सही टाइम पे हेल्प नहीं लेते। ठीक, एंड डोंट इंडोर्स, आप किसी भी प्रोफेशनल के पास भेजते हैं तो कोशिश करें वो हो जो आपको न्यूट्रली, आपके स्टूडेंट को न्यूट्रली बताए यू डोंट नीड अ मेडिसिन और यू नीड अ मेडिसिन। क्योंकि आजकल ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप 6-7 तबाही का मंजर दिखा के 6-7 दवाइयाँ लिख दें, लेकिन एक अच्छा मेंटोर आप अगर हैं तो एक अच्छा साइकेट्रिस्ट आपके पैनल पे होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मिथ्स में आते हैं कुछ मिथ्स। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आर नॉट ट्रू मेडिकल इलनेस लाइक हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, जैसे मैंने पहले कह दिया। अगर किसी को कोई मेंटल मसला है तो उसका दिमाग ख़राब है, उसके नर्व्स वीक हैं, वो उसकी ब्रिंगिंग अप ठीक नहीं हुई, अम्मा अब्बा ने सही नहीं पाला, ये सारे मिथ्स हैं। बहुत अच्छे ग्रूम्ड फैमिली के लोगों को भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक, आई हैव सीन मेट स्टूडेंट्स, पूरा घर जो है वो नमाजें, हज, सब कुछ चल रहा है, किसी एक को एडिक्शन है और बहुत सवेयर लेवल की एडिक्शन है। इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, ये जीन्स में नहीं है, ये कोई सोच समझ के नहीं कर रहा, ये प्लान करके नहीं हुआ, सो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सारी मेंटल इलनेसेस के लोग, सेकेंड मिथ बेसिकली के वायलेंट होते हैं, मार सकते हैं। जिन लोगों को हम फाउंटेन हाउस में देखते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ में देखते हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वेल मैनेज्ड हैं, लेकिन आपके मूड के अंदर चेंज आती है विद द चेंज इन न्यूरोट्रांसमिटर्स। वो न्यूरोट्रांसमिटर्स आपको इंगेज कर सकते हैं वायलेंट बिहेवियर के लिए, लेकिन दे आर सेफ इन सेफ प्रेमिसेस। हाँ, जो खुले घूम रहे हैं और वो इंश्योर नहीं कर रहे कि उनके न्यूरोट्रांसमिटर्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, दे कुड बी वायलेंट। वहाँ पे देखने की ज़रूरत है, और इसकी बहुत एग्जांपल्स हमें मिलती हैं जब आप सुनते हैं न्यूज़ के जी छोटी सी बात पे मार दिया गया है, फलाना फलाना। बैड पेरेंटिंग का रिजल्ट नहीं है कोई भी, किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये हो सकता है, और ये रिसर्चेस कहती हैं कि डिस्फंक्शनल घर हैं, माँ बाप डिवोर्स में हैं, लिविंग टुगेदर है लेकिन बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप है, येस इट लीड्स टू, लेकिन दैट नॉट नेसेसरली लीड्स टू अ बैड पेरेंटिंग। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जानबूझ के कोई बुरी चीज़ मेरा नहीं ख्याल के चाहेंगे। हाँ, लेकिन कई दफ़ा आपस का कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है कि उसके रिपरकशंस बच्चों पे जा रहे होते हैं, जिससे वो शायद ब्लाइंड फोल्ड है, उनको इतना पता नहीं है। करेक्टर फ्लॉ नहीं है बीमार होना, ये कोई कमी कोताही नहीं है, आप लोग खुद भी क्लियर हों उस पर। स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो ये समझें कि जी लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने बात की, तो आप उनको क्लियर करेंगे। तो मैं भी इस पर बड़ी खुल के बात कर सकती हूँ, मुझे भी कई दफ़ा स्ट्रेस होता है, मैं भी कई दफ़ा परेशान होती हूँ, इसका मतलब है मुझ में भी करेक्टर फ्लॉ है। बेस्ट थिंग एज अ मेंटोर यू कैन डू इज रिलेट इट विद योरसेल्फ। आपके पास एक बहुत बड़ा टूल, एक बहुत बड़ी प्रिविलेज ये है, जब भी आपका स्टूडेंट हेजिटेट करें, उनसे कहें चले मैं बात कर लेती हूँ, आई विल इनिशिएट द टॉपिक, वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट। चलो हम एक ग्रुप करा लेते हैं ऐसे लोगों का जो स्ट्रेस्ड हैं, जो हाई अचीवर्स हैं, लेकिन जैसे यहाँ से एक एग्जांपल आई कि घर में प्रॉब्लम्स हैं, दोस्तों को नहीं पता, पढ़ाई में ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक ग्रुप इनिशिएट करा लें, कोई किसी का नाम नहीं लेगा, लेट इट बी ओपन, लेट द स्टोन रोल, देखें डिस्कशन के साथ साथ सामने क्या आता है, क्या चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। इसमें कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ नेशनल हैं। नेशनल में मैंने UMT के डॉक्टर जाहिद के पेपर्स रखे थे, उन्होंने UMT ही के स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्चेस की हैं कि उनके सबसे प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, ड्रॉप आउट्स क्यों होते हैं, ग्रेड्स कम क्यों आते हैं, पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये इसमें से बहुत सारी मैंने भी नहीं देखी, लेकिन इफ़ यू वांट टू गो थ्रू कि स्टूडेंट्स को किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये पूरी लिस्ट है मूवीज़ की, यू कैन गो थ्रू इट योरसेल्फ एज वेल। मिथ्स के बाद कुछ क्विकली डिसऑर्डर्स पे जाना चाहूँगी।
इससे पहले अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ गो अहेड। डिसफंक्शनैलिटी बेसिकली हम कहते हैं कि आप अपने रोल्स जो आपको आइडेंटिफाई किए हुए, आपके पर्सनल रोल्स हैं, आपके घर में कोई जिम्मेदारी है, ऑक्यूपेशनल रोल्स, आपकी वर्क प्लेस पे कोई ऑब्लिगेशंस हैं, आप फॉर इंस्टेंस आप जब बच्चों के साथ ड्राइव कर रहे हो तो आपको पता है कि आपने केयरफुल ड्राइविंग करनी है, लेकिन आप केयरफुल ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आप हैजर्ड है अपने लिए, दूसरे लोगों के लिए। जो ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर दी जाती हैं, घर में आपने कोई सौदा सेल्फ लाना है, आपसे ऑब्लिगेशन है कि आप अच्छे स्कोर करें, अगर आप अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करें तो उसका मतलब आप डिसफंक्शनल हैं, आप फंक्शनल नहीं हैं। और रीजंस वही सब कुछ हो सकती हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। कॉमनली फाउंड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि कुछ लोग जो है ना बोर हो रहे हैं और सोना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो सोएं। कमिंग बैक टू कुछ डिसऑर्डर्स जिनके ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ी बहुत अवेयरनेस, आई वुड लाइक टू नो ऑफ इट। किन डिसऑर्डर्स पे आप लोगों को थोड़ी बहुत कमांड है, पता है कि क्या होते हैं? इससे डिसफंक्शन से रिलेटेड मैं लेजीनेस इसमें आती क्यों है? एक बंदा अगर लेजी है, शाम 6-7 बजे के बाद होना बहुत नॉर्मल है। अगर तब नहीं होती तो परेशानी वाली बात है, लेकिन अगर वही फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, आप बैठे बैठे अगर आपको लगता है कि आप ऑफन, आप चाहते नहीं हैं लेकिन आपको नींद आ रही है, आप थक जाते हैं, आप फटीग्ड हैं, यू हैव नो फीलिंग और एक्साइटमेंट टुवर्ड्स एनीथिंग, इसका मतलब है एक्साइटमेंट की कमी है, फटीग का लेवल हाई है, पीछे चेक करने की ज़रूरत है, पेट्रोल कहाँ से आ रहा है लेजीनेस का, आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। और शाम 6 बजे के बाद बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद ठीक है, चलता है, और बहुत बोरिंग लेक्चर हो तो भी नॉर्मल है। अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे जाने से पहले एनी ऑफ यू वुड लाइक टू शेयर एनी ऑफ द डिसऑर्डर्स व्हिच यू हैव एक्सपीरियंस्ड, सीन अराउंड यू, ज़रूरी नहीं कि खुद को हुए हों। My sister had a project on OCD in mental asylum. When she used to come back, she used to get depressed after seeing and meeting the patient. So you were talking about the myths. So what do you think? Do they really provide the mental care to the patients, or like she used to say कि मैंने आज देखा वो एक आंटी मेरे पीछे पड़ गई कि मुझे बचा लो, यहाँ से निकाल लो, तो वो घर आकर डिप्रेशन में चली जाती थी कि मैं, उसका प्रोजेक्ट था तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो उसको किस तरह से? एक न्यूरॉन होते हैं ब्रेन में, उनको हम कहते हैं मिरर न्यूरॉन। मुझे बहुत पसंद है। आपके सामने बंदा बैठ के यॉर्निंग कर रहा है, आप भी यॉर्निंग शुरू कर देंगे, आपका मिरर न्यूरॉन फौरन पकड़ता है। आप 2 बहन भाई लड़ रहे हैं और आपने कहा ओए तुम्हें क्या मसला है, मिरर न्यूरॉन फौरन काम करता है। आप एक दफा जरा सा गुस्से में आए बहन भाई, उसी फ्रिक्वेंसी में आपको जवाब देता है। आप प्रिसाइजली रोमांटिक रिलेशनशिप में जाएं, जितना खूबसूरत आपको वो लग रहा होता है, कोई नहीं लग रहा होता, मिरर न्यूरॉन काम कर रहा होता है। लड़ाई के बाद के हालात हैं, शादी के बाद के हालात हैं, लेकिन मिरर न्यूरॉन बिल्कुल वैसे काम करता है जिस तरह आपके सामने वाला शख्स करता है। वन ऑफ द रीजन इज, जब आप किसी भी डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट से आते हैं, किसी ऐसे बंदे से बात करके आते हैं जिसका ऑरा आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपके मिरर न्यूरॉन्स वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। आप किसी के ऐसा बंदा जो आपको पसंद है, यू लाइक, यू हैव एन अफेक्शन, एक अच्छी रिलेशनशिप है, आप उसके दरवाजे में खड़े होते हैं, अच्छी वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। अभी मिले भी नहीं, देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, कुछ लोगों का आप स्क्रीन पे नंबर देखते हैं बाज़न होते हुए, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। बहुत सारी चीज़ें मिरर न्यूरॉन काम करता है अपना। जब आप डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट से आते हैं, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ और आप लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, मेंटोर्स के लिए मैं कहती हूँ आपका ब्रेन स्पॉन्ज है, उसको रोज़ धोना बड़ा ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन मेंटल हेल्थ सर्विसेज, यानी आपने दिन में नॉर्मल नहीं, ऐसे लोग जिनकी डिविएशंस आ चुकी हैं, जो बीमार हैं, इवन कैंसर के पेशेंट्स, आप लोगों ने पिछले 6-7 महीने में देखा है डॉक्टर्स के अंदर सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाईली वर्किंग, बहुत सारे आपके मॉडल्स के इंसिडेंट सामने आए हैं जिसमें और कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। लेकिन जब भी आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से आते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर, आपके स्पॉन्ज के अंदर नेगेटिविटी है, उसका वॉश आउट होना विद इन 24 आवर्स बड़ा ज़रूरी है। इफ़ यू लेट इट गो, इफ़ यू स्लीप इट ऑफ, इफ़ यू डोंट टॉक इट आउट, इट इज़ गोइंग टू गिव अ प्रॉब्लम सूनर और लेटर, वो आपको ज़रूर प्रॉब्लम करेगा। PIMH या जहाँ पे भी वो जा रही हैं, बहुत सारी जगह जहाँ पे आप स्ट्रेस में हैं, एग्जाम का कमरा हो गया, आप हमेशा क्लोजर दें अपने स्टूडेंट्स को। अगर आपने पेपर भी दिया है ना, मेंटोर्स एज अ मेंटोर्स कहें अपने टीचर्स को कि पेपर के नीचे एक ये लाइन लिख देना, बेस्ट ऑफ लक, या एक स्माइली बना देना, इट्स नॉट गोइंग टू वेस्ट मच ऑफ योर इंक। आप उनको मोटिवेट करें। स्ट्रेस है इस चीज़ का, एग्जाम में पढ़ना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, अच्छे मार्क्स देने पड़ते हैं, लेकिन कुछ साथ ऐसा दें जिससे क्लोजर हो जाए, स्पॉन्ज धुल जाए, अगले दिन के लिए रिफ्रेश हो जाए, डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाए। लेकिन मिरर न्यूरॉन किसी भी
हम ये गहमा गहमी का मौसम क्यों होता है? जब आप बात करें, सेरेनिटी होती है रमज़ान में, मिरर न्यूरॉन काम कर रहे हैं, किसी को बड़ा गुस्सा भी आया हुआ है, सलाम कर दिया मस्जिद में, आप जवाब देंगे। अदरवाइज आप कहेंगे अच्छा इससे मिलना ना पड़ जाए, साइड से गुजर जाओ। आपके मिरर न्यूरॉन बड़ी तेजी से काम करते हैं, जो जो कुछ आप देखते हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल शीशे की तरह। दैट इज व्हाई वी कॉल देम मिरर न्यूरॉन। ये आपके इमोशनल रेगुलेशन के लिए काम करते हैं, और इमोशनल रेगुलेशन ये है कि आप जिस सिचुएशन में हैं आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करें। आप अगर स्ट्रेस्ड हैं तो आप उस टाइम पे कोशिश करें कंपोज रहें, अगर आप परेशानी की हालत में हैं तो आप कोशिश करें फिर भी परफॉर्म करें। इमोशनल रेगुलेशन अगर आपकी ठीक नहीं हो रही तो मिरर न्यूरॉन डिस्टर्ब हैं, और जिस तरह के एनवायरनमेंट से वो आ रही हैं बहुत अच्छी बात है। इफ शी टॉक इट आउट इट्स अ हेल्दी थिंग, इफ शी इज नॉट टॉकिंग इट आउट, शी इज इन अ रूम सल्किंग, ये क्या, और हर जगह अपनी बेस्ट कैपेसिटी में प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। हम एक ऐसा मुल्क है जो अभी तक 70 साल के बाद भी अपने साथ यूज कर रहे हैं अंडर डेवलपमेंट या नॉट अ डेवलप्ड कंट्री येट। तो आप अजाइलम्स में भी जाएं, वहाँ पे जो आई वेंट थ्रू अ रिसर्च जिसमें 3 ग्रुप्स को कंपेयर किया था, मेल एंड फीमेल नर्सेस जो पेशेंट्स के साथ रहते हैं पूरा दिन 8, 9, 12 घंटे, कई दफ़ा अगर कोई छुट्टी पे चला गया, आपके काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, तीसरे आपके साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का कमरा ठंडा है, उसके पास मरीज आएगा, उससे दवाई लिखनी है, सिम्टम्स देखने हैं, भेज देना। उनकी नॉलेज उनको फैसिलिटेट कर रही है। स्पॉन्ज होता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वॉश आउट भी जल्दी हो जाता है। रिसोर्सेज इतने हैं दैट बाय द एंड ऑफ अ डे दे एंजॉय। मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन वॉज जो उनके साथ 12 घंटे थी। आपका वहाँ का मरीज कपड़ों में यूरिनेट कर देता है, कई दफ़ा जुएं पड़ी हुई हैं, कई दफ़ा आपको उसको धक्का दे के कहना पड़ता है जाओ वॉशरूम में, पानी के नीचे खड़ा करना पड़ता है, फिर आपको ये देखना पड़ता है वो दवाई खा रहा है, फिर वो ये देखना पड़ता है किसी से लड़ रहा है तो उसको छुड़वाना है। सबसे वल्नरेबल वो लोग थे क्योंकि उनके मिरर न्यूरॉन 24 घंटे एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में इमोशनल रेगुलेशन कर रहे थे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसलिए आप लोग जो मेंटोरिंग के रोल में, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को भी ब्रेक दें। वही कहा जाता है ना, वही कुआं दूसरों को पानी देता है जो बेसिकली अपने आप को नर्चर करता रहता है। अगर आप अपनी नर्चरेंस छोड़ देंगे तो इवेंचुअली आप खुद ड्राई हो जाएंगे। तो डोंट, जो बार बार एक बात की जा रही है ना, डोंट टेक अ टोल ऑन योर सेल्फ। काम जरूर करें, फैसिलिटेट जरूर करें, लेकिन मुझे वो सवाल अभी तक मेरे दिमाग में फिक्स है कि आप ये डिफाइन कर लें मैं यहाँ तक मेंटोरिंग के रोल में जा सकती हूँ, मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। अगर आपका एक फिनोमेना है, वी यूज द वर्ड को डिपेंडेंस फॉर इट, और इसका एंटोनिम है को कमिटमेंट। यूजुअली एक बच्चा बीमार होता है ना, तो पाकिस्तान में माओ का होता है, वैसे माँ और बच्चे के केस में कम है, मियाँ बीवी में ज़्यादा है ये। अगर मियाँ का कोई प्रॉब्लम है ना, बीवी कहती है मैं भी मरी जाऊंगी साथ, दोनों की लड़ाई। अच्छा तुम अच्छे नहीं हो ना तो मैं भी अच्छी नहीं हूँ, ये लो जमीन पे पड़े हैं दोनों। को डिपेंडेंस, हम हर बुरी चीज़ में दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको कमिटमेंट की हेल्प ले तो हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, वो हमेशा एक स्टेप हमसे ऊपर रहते हैं गिविंग में, नर्चरेंस में। हम यहाँ होते हैं ना, वो हमें उठाने की कोशिश करते रहते हैं। को डिपेंडेंस वाला कहता है ये लो मैं भी गिरा हूँ तुम भी गिर जाओ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एज अ मेंटोर कि आप को डिपेंडेंट ना हो, आप को कमिटेड हो। और को कमिटेड होने के लिए बड़ा ज़रूरी है दैट नो योर सेल्फ। यहाँ आने से पहले मैं सोच रही थी अच्छा एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर मुझे कब कब प्रॉब्लम्स आई थी। आई ऑलवेज टॉट साइकोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज साइकोलॉजी फेमस, पंजाब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट फेमस। कहा जाता है, मैं खुद से तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहा जाता है कि साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं बड़े डिसेंट, उनका डिमीनर, बात करने का तरीका, ये वो। मेरा उस दिन असल इम्तिहान था जब मैंने जिंदगी में पहली दफा बीबीए को पढ़ाया। लॉट वाज 70-30। आपका जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें सारी लड़कियों का एक भाई होता है, ठीक है। व्हेन यू गो टू बीबीए इट्स लाइक 3 लड़कियां एंड 80-90% ऑफ द पॉपुलेशन आर बॉयज। सेम गोज विद जेंडर स्टडीज सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर, आज़ाद, गिलगित बल्तिस्तान, सराइकी के इलाके, आपके पोटोहारी इलाके, इतने मज़े की सोशियोलॉजी की क्लास होती है, आपको पता चलता है हर रंग का फ्लेवर है। वहाँ पे आई रियलाइज कि हमारी बहुत डेविएशंस हैं कल्चर में, आपकी भी बहुत सारी चीज़ें जिनको एड्रेस होने की ज़रूरत है। आप कुछ क्लासेस में कुछ टॉपिक्स पे बात कर सकते थे जो कि शायद कल्चरली अलाउड है लेकिन रिलीजियसली अलाउड नहीं है। जेंडर स्टडीज़ की क्लास में आई केम टू नो कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर स्टूडेंट्स बहुत ओपन नहीं हैं, दे आर नॉट वेरी गुड विद टॉकिंग ऑन सर्टन टॉपिक्स। बहुत सारे बहन भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनसे आप पूछो क्या कितने बहन भाई, कहेंगे 3 भाई। अच्छा बहन नहीं है, नहीं वो हम बताते नहीं हैं। यानी आप इतने
एक सर्टन टाइप का एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे भी ओपननेस नहीं है इतनी, एंड टू विच आई अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आ रही है और ये क्यों होती है, क्योंकि आप अपनी तरफ से इसको प्रोटेक्शन का एस्पेक्ट समझ रहे हैं अपने घर वालों के लिए। तो अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें देन यू रियलाइज। लेकिन एंग्जाइटी पब्लिक स्पीकिंग में आपके स्टूडेंट का सबसे कॉमन फीचर है। व्हेन वी टॉक अबाउट मेल स्टूडेंट्स, उनको सबसे डिफिकल्ट लगता है किसी जगह पे आके खड़े होकर अपना आप एक्सप्रेस करना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं उनके डिप्रेशन, जिसको हम कहते हैं ना आंखों की टूटी खुली रहती है, शावर तैयार रहता है हर वक्त। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम इनसाइड। आप कल्चरली प्रोन हैं कुछ डिसऑर्डर्स के लिए। हमारे जो मेल स्टूडेंट्स हैं, इफ़ दे आर हैविंग अवर्ट सिम्टम्स, तो वो जाएंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, घर से भाग जाना, ड्रग्स करना, इम्पल्सिविटी, नशे की तरफ रुझान होगा। अगर आप लड़कों में जाएं कवर्ट एस्पेक्ट्स में, तो अगेन होमिसाइडल सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, चुप रहेंगे, बात नहीं करेंगे, आंखों के नीचे हल्के होंगे बहुत ज़्यादा, CGPAs इफेक्ट होंगे, आप सवाल करेंगे क्लास में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये उनके कवर्ट एस्पेक्ट्स हैं। इसी तरह गर्ल्स में अगर जाएं तो ज़्यादा आपको नजर आएगी इम्पल्सिविटी, अटेंशन सीकिंग के बिहेवियर्स, रोना धोना। जी सवाल। I have a question. As you told me, 15-16 years age is the age at which hormonal changes start. My son is also 15 years age, and he now talks to me like that. Mama, आपको नहीं पता, I can do better. Let me tell you, वो वक्त और था, अब ये चीज़ें थोड़ी और तरह की हैं। मतलब he always tries to put his own opinion, his own perception in a different way. So how should we tackle that age and that opinion of my son? मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ भी रिलेट करती जाऊँ। मेरा भी साथ ही है सवाल। जी जी। वल्नरेबिलिटी पे आपने बात की, आपने कहा तो टीचर्स को भी अपना शेयर कर देना चाहिए कि हमें भी स्ट्रेस होता है। बिल्कुल। ये बहुत मुझे फील हो रहा था कि ये मैंने बहुत ये चीज़ हर्डल देखी, खुसूसन प्रोफेशनलिज्म में। लोगों को प्रोफेशनलिज्म का मतलब वो ये समझते हैं कि हमने अपना आप ऑनेस्टी नहीं दिखाई, हमने ये अपनी वीकनेस समझते हैं इस चीज़ को कि आप स्ट्रेस आउट होते हो, नॉर्मल नहीं। हमने यानी कि ऐसा इमेज देना है कि हमें तो कभी थकावट होती ही नहीं है, हमसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, हम कोई चीज़ सीख ही नहीं सकते। ये कह देना किसी मीटिंग में बैठ के कि मुझे ये समझ नहीं आई, इंसल्ट, यानी उस बंदे पे लोग हंसने लग जाते हैं। तो ये वल्नरेबल होना स्टूडेंट के सामने हमें सिखाएं आप जरा, क्योंकि हमें नहीं आता। ठीक हो गया। Starting from there and then coming to Miss Aima's question. जी जी। This is all somewhat positive जो इनका है, rebellious जो बच्चे हो जाते हैं, and हम हर चीज को बहुत anxiety और depression के level जाते हैं Between. बहुत सारी चीज होती है जिसको हम हर किसी को ही डिप्रेशन और एंजाइटी का नाम देते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो वी नीड टू इवन डिफाइन दैट। राइट। उससे भी कम चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। वो कहते हैं ज़्यादा जो प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स है उसमें यही 3 चीज़ें आ रही हैं जो जिस एज ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, इम्पल्सिविटी, अटेंशन सीकिंग, रिबेलियसनेस। स्टार्टिंग फ्रॉम अ लिटिल इंसिडेंट, वन ऑफ द पेरेंट्स केम टू मी एंड दे सेड कि बच्चा बिल्कुल बात नहीं मानता, पूरा दिन कमरे में रहता है, फ़ोन पे ऑर्डर होता है, खाना कमरे में जाता है, सर्वेंट प्रोवाइड कर देते हैं, पूरा दिन एक्सबॉक्स गेमिंग होती है, हमें नहीं पता वो कब उठता है, हमें नहीं पता वो कब सोता है, हम उसके कमरे में नहीं जा सकते, ही लॉक्स हिज डोर ऑल द टाइम। कुछ गलत नहीं कर रहा, ड्रग्स नहीं कर रहा, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिस पे उनको कंसर्न होना चाहिए, लेकिन वो बात ही नहीं मानता, वो कमरे से निकलता ही नहीं। दे आस्क मी वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। तो यूजुअली आई टॉक टू पेरेंट्स इन अ वे एंड टीचर्स एज वेल। वो आपकी इतनी बात मान लेगा कि अगर मैं उससे कहूँ बेटा ये पेपर उठाएं और वहां रख दे, कहते हाँ इतनी तो मान लेगा। तो और मैं कहती हूँ अच्छा ये कह देगा कि अगर आप कहें कि मुझे ग्लास पानी चाहिए तो वो ले आएगा आपके लिए, कहते हाँ इतनी मान लेता है बात, इतनी मान लेता है कि चैनल चेंज कर दे, नहीं ये नहीं मानता। अगर टीवी पे बैठा हुआ है और चैनल अपनी मर्जी का, ये नहीं मानेगा वो। अगर आप उसको कहो वॉल्यूम कम कर दे, ये नहीं मानेगा। और अगर आप उसे कहें उठ के मेरे साथ चलो मस्जिद नमाज पढ़ने, तो वो मानेगा ही नहीं ना। ठीक है। Starting from things a student or your child can do is green stands. Then things he'll do with little bit of hesitations are yellow stands. And things he'll do with a great disaster and chaos would be red stands. हमारे घरों में green stands की कमी है। हम बच्चों से छोटे काम कहते नहीं हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी मर्जी का सब्जेक्ट ऑप्ट करे, वो हमारे साथ जाके किसी से मिलकर आए, वो हमारे साथ वॉक पे जाए।
जब आपने ग्रीन स्टैंड्स की कैपेसिटी नहीं रखी तो वो मुश्किल तरीन बातें कैसे मानेगा? कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ये एज में बड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे कर रहे होते हैं लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं. इफ ही 16 he know how to ride a bicycle. ठीक हो गया. साइकिल चलानी आती है, बाइक चलानी आती है, आपने कभी उसके साथ बैठी है, चलाई है, देखी है? नहीं. ठीक हो गया. There are number of activities students, children, boys, girls are learning in this age. मैं लड़कियों की भी एग्जांपल देती जाऊंगी, लड़कों की भी. लड़कियां किचन में जा रही हैं छोटा सा काम करने, ये कितना अच्छा किया है. Very obedient, he's very good in studies, mashallah. But I have seen that at many points he puts his own will. कि नहीं आपको नहीं पता, बाबा को नहीं पता, जो मैं कह रहा हूँ वो जबरदस्त है, ये अब ऐसा है. तो मुझे लगता है कि उसको नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता आप लोगों को ये क्यों लगता है कि बच्चे का ओपिनियन नहीं हो सकता. उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. देखें, आप 16 साल के बच्चे को ये तो नहीं कह सकते कितनी बेहुदा बात की आपने, और अगर आप कह भी देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करेगा अगले 4 घंटे वो आपके साथ नहीं बैठेगा. आप ये कह सकते हैं बड़े लाइटर नोट पे, अच्छा मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा, थोड़ा सा इसके बारे में और बताओ. लेकिन अगर आपका पहला रिएक्शन ये है व्हाट अ रबिश थॉट इट इज, ये क्या फजूल बात की है, लाहौल वाला कुव्वता, अगर आप ये बात इनिशिएट कर देंगे उसके बाद वो अगली बात अगले 3 घंटे नहीं करेगा. आप में सेंस ऑफ ह्यूमर जो लाहौरियों में किसी जमाने में होता था उसको थोड़ा सा वापस रिवाइव करना पड़ेगा. आप मुस्कुरा के गए, अच्छा इस तरह तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया, इसको थोड़ा और एलेबरेट करो. नहीं तुमने किस तरह कहा है मुझे समझाओ जरा. थोड़े मासूम बन जाएं, नाइव बन जाएं, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप उसके पर्सपेक्टिव को तो समझें थोड़ा सा. हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव आपको उसकी बात करने पे पता चले मजीद गलत है, लेकिन आप उसके साथ चैनल तो ओपन करें. उसके बाबा ने कहा कि नहीं आप 18 इयर्स के हो जाओगे तभी ड्राइविंग, और वो हमें बताते हैं आपको नहीं पता, सब चला रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स चला रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. मतलब एवरी सेकंड थर्ड डे वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करना शुरू कर देते हैं, और हमें समझ नहीं आ रहा कि इसको टैकल कैसे करना है, कि वो अभी 18 इयर्स का नहीं है. तो ये चीज़ फिर इसको हम कैसे लेंगे? देखिए, एक तो उससे कहें अच्छा डू कन्विंस अस 5, 6, 10 चीजें ऐसे करो अगले 2 हफ्ते में. कन्विंस अस बाय डूइंग योर एक्शंस. अपने बिहेवियर से कन्विंस करो कि तुम इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए. तुम हमें कोई सिर्फ 1 हफ्ता टाइमली उठ के दिखाओ, डू जॉग विद अस. क्योंकि अगर वो फिजिकल उसकी रेगुलेशन है, उसके हार्मोन्स बैलेंस हैं, गाड़ी चलाना इज नॉट अ बैड थिंग. आप ये कहें हमारी सुपरविजन में, लेकिन उस पर भी बाद में आए. पहले से को कन्विंस तो करो कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो. हम तैयार हैं. आप ना कहें नहीं सिखाना, 18 साल की उम्र ये वो, उसको उन बातों में ना उलझाएं. आप नहीं सिखाएंगे वो बाहर दोस्त के साथ सीख लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक. ट्राई टू बी 1 स्टेप अहेड ऑफ योर चाइल्ड. आप उसे कहें कि ठीक है हम तैयार हैं, आप लोग आपस में बात करें, आप सिखाते क्यों नहीं, सिखानी है इसको, बस यही अब सब्जी यही लाएगा, सौदा भी यही लाएगा, लेट हिम डू द थिंग्स. लेकिन उसको थोड़ा सा तो कहें अच्छा ठीक है हम सोच रहे हैं तुम्हारे, कन्विंस अस दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल. हमें कन्विंस करो दैट यू विल बी अ सेफ सिटीजन, तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान नहीं होएगा. उससे बात करें. अच्छा आज तो चलो तुम्हारा टेस्ट है, हम तीनों बैठेंगे, तुम ड्राइविंग सीखो, बड़ा मजा आएगा, वील रिकॉर्ड इट. उसको मेक अ फन आउट ऑफ इट. ठीक. जहां तक फन बनता है, हर एस्पेक्ट में नहीं. जहां आपने असर्ट करना है, जैसे वो लेट बाहर है या उसको अलाउ नहीं है, वहां पे टोन फर्म, देखने का तरीका फर्म, लफ्जों का चुनाव बड़ा फर्म, बड़ा क्लियर. लेकिन मेक इट अ पॉइंट कि आप अपनी जहां पे असर्ट करना है वहां असर्ट करें. ग्रीन स्टैंड्स अपने क्लासेस में, घरों में ज़्यादा करें. जब ग्रीन स्टैंड्स नहीं होंगे, ऑरेंज और रेड भर जाएंगे, इख्तिलाफ बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, घर में टेंशन बढ़ेगी. छोटे छोटे काम जो आप खुद कर सकते हैं. और बच्चा कई दफ़ा हम यूजुअली कहते हैं अच्छा मैं क्यों किसी से पानी मांगूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, टिश्यू पेपर पास कर दो बेटा, ये यहाँ पे रख दो. अच्छा एक तो होती है ना मदर्स घर में बच्चा एंटर नहीं होता, ये तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया. दैट इज़ अनदर थिंग. जो फिगर नहीं करता घर में ऐसा, फॉर इंस्टेंस फादर नहीं बिल्कुल कोई काम कहते हैं, वो कहते हैं बेटा ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी. वो बच्चा 2 मिनट देख सकता है, मैंने तो कभी किचन में नहीं गया, चाय नहीं बनाई, उसे कहे करो कोई बात नहीं, डू इट. लेकिन थोड़ा सा आपको इवॉल्व होने के रोल्स को स्विच करने की जरूरत है. कमिंग बैक टू क्विकली टू फ्यू ऑफ द डिसऑर्डर्स. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्यों होता है और उसमें स्टूडेंट्स बात करने से घबराते क्यों हैं, और हमारे कल्चर में इसकी प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है.
जो भी कल्चर्स सबमिसिव होते हैं, जहाँ पे ऐसे एस्पेक्ट्स जिसको ग्रोथ के दौरानिया में बड़ा ज़रूरी समझा जाता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट, जिन भी कल्चर्स में इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात नहीं होती या कोशिश की जाती है दबाया जाए जैसे ये कोई टैबू है, या आपकी प्रॉपर रिलीजन्स गाइडेंस नहीं है, वहाँ पे कोई भी ऐसी थॉट जब बच्चे को आती है जिसको वो ये समझता है ये मायूब थॉट है, तो वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। ओसीडी का कॉमन प्रिविलेज, कॉमन कॉन्टिनम, कॉमन एस्पेक्ट ये है कि स्टूडेंट मेल फीमेल हैज़ अ थॉट विच ही थिंक्स इज नॉट अप्रोप्रिएट टू शेयर विद, उसको दबाने के साथ, उसको सप्रेस करने के साथ और सिम्टम्स इनिशिएट करते हैं। चेक करना, वजू करना, बार बार करने का रिचुअल, रेपिटेशन का रिचुअल, हाथ धोने का रिचुअल, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द थॉट, बैक ऑफ द माइंड कोई वहम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सेंसुअल या सेक्सुअल कंटेंट का हो, वो ये हो सकता है वहम कि अच्छा मेरे घर वाले को किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला है। आपको जब ये थॉट बार बार आए, इसको हम कहते हैं रूमिनेटिंग थॉट। ये कई दफ़ा डिप्रेसिव हो सकती है, ये कई दफ़ा डाउटफुल हो सकती है, ये कई दफ़ा सेक्सुअल हो सकती है, इसके कंटेंट वेरी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस टाइम जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वो पहली गो में नहीं बताते, आपको उनके हाथों से पता चलता है। आपका अगर उनको उंगली लग गई है टेबल पर, तो वो बैठे रहेंगे हाथ को ऐसे रख के कि हाथ गंदे हो चुके हैं, वॉश करना है। इफ दे विल बी गोइंग टू वॉशरूम, घर वाले आपको, यूजुअली स्टूडेंट्स खुद नहीं कहते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, घर वाले आके कहते हैं वजू करता है तो इतनी देर करता है, इतना टाइम लगाता है, पहले वॉशरूम धुलेगा, फिर वजू होगा, फिर बाहर निकलेगा, घंटा घंटा एक काम होता है। तो आपको वहां से नजर आएगा हाथों के ऊपर मार्क्स, साबुन का बेजा इस्तेमाल, क्रैक्स, ये एक्सट्रीम केसेस हैं। वजन का कम होना भी इज वन ऑफ एन इंडिकेशन विद ओसीडी। इसके अलावा इसमें आपको जो बहुत चीज़ नजर आएगी अपने पैटर्न्स पेशेंट्स में, पेपर का एक खास तरीका होगा राइटिंग का, हाशिए लगे होंगे, टेबल के ऊपर एक नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेशनरी होनी चाहिए, उससे हट के वो नहीं लिखेंगे। अगर सवाल में थोड़ा सा भी कोई डेविएशन आ गई, जिस तरीके से आपने पढ़ाया था उस तरह से नहीं पूछा, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है, घबरा जाएंगे, एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। ये ओसीडी की टेंडेंसीज हैं। कमिंग नेक्स्ट टू दैट इज, इसमें बहुत सारे रिचुअल्स हो सकते हैं। चेकिंग का रिचुअल और रेपिटेशन का रिचुअल, यानी बार बार काम को दोहराने का रिचुअल बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें, साथ ही मैंने मूवीज़ भी मेंशन कर दी हैं, जो आप में से पढ़ना चाहे वो ज़रूर इसको देख सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया, या जिसको आप स्प्लिट माइंड भी कहते हैं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ द मोस्ट डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर एट अ मोमेंट इन पाकिस्तान। इसका रेशो भी ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। सबसे ज़्यादा मायूब, सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात मेरे लिए एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये है, घर वाले पेशेंट को, बच्चे को, स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड नहीं करते। लोग क्या कहेंगे? वंस वी वर हैविंग अ लेक्चर फ्रॉम लेट हारून रशीद, कहते हैं उस्मा क्लिनिक यहाँ पे है, लोग 2-3 मील दूर गाड़ी खड़ी कर आते हैं कि यहाँ आते वक्त कोई उन्हें देख ना ले, कि शेम और स्टिग्मा का एस्पेक्ट डॉक्टर के पास जाते वक्त उतना ही है, वो भी गया नहीं है। वेदर वी टॉक अबाउट एलीट क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, स्टिग्मा इंटैक्ट है। उनके ख्याल में आपको जिस्मानी बीमारी हो सकती है, ज़हनी बीमारी नहीं हो सकती। स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको आप साइकोसिस भी कहते हैं प्योर टर्म्स में, इसका एक मेन फीचर ये आपका रियलिटी के साथ कांटेक्ट नहीं रहता। रियलिटी के साथ कांटेक्ट हम 3 चीज़ों से चेक करते हैं, मैं कौन हूँ, ये जगह क्या है, आप लोग कौन हैं। इसको हम कहते हैं पीपल, पर्सन एंड प्लेस, 3 P's। अगर आपका कोई क्लाइंट, आपका कोई स्टूडेंट आपके पास आ रहा है और आपको ये चीज़ें बताने से कासिर है, आप इसको मज़ीद प्रोब कर सकते हैं। अगर वो आपको बता रहा है कि मुझे ख्याल आया था, मुझे सोच आई थी, मुझे आवाज़ आई थी कि मैं ऐसे कर लूँ, तो मैंने ऐसे कर लिया, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन वो आपको कुछ बता रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। refer it immediately to someone who is a psychiatrist and not a clinical psychologist. उसको मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत है, उसको काउंसलिंग से असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीव्स हैं कि ये कोई जिन है या इस तरह का कोई एस्पेक्ट है, आप उसके लिए भी काउंसलिंग, उसके लिए भी हेल्प ज़रूर लें। लेकिन अगर आपको एक ख़ास तरह की, हम स्किज़ोफ्रेनिया में कहते हैं 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं पॉजिटिव, जो बीमारी होने से पहले इसके अंदर नहीं थे लेकिन अब प्लस हो गए। पॉजिटिव सिम्टम्स, आवाज़ों का आना पहले नहीं था, अब आ रही, लोग नजर आते हैं, पहले नहीं आते थे, यानी मुझे यहाँ पे कोई लोग नजर आए हैं जो कि आप लोगों को नजर नहीं आ रही, देयर इज नो स्टिमुलस, लेकिन मेरी परसेप्शन है कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, तो आपकी परसेप्शंस में डिस्टर्बेंसेस हैं। सॉरी, ओल्ड एज में एल्जाइमर्स के साथ कुछ दवाइयाँ ऐसी मिलती हैं जिसमें बेसिकली साइकोसिस हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो आपको सिक्योर करने के लिए,
एल्जाइमर्स हो गया, डिमेंशिया हो गया, इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं एल डोपा, उसकी वजह से भी कई दफ़ा साइकोसिस होता है। आपको नहीं पता, आप बहुत दफ़ा एल्जाइमर्स में भी, खैर वो हमारा टॉपिक हम चेंज कर देंगे, बहुत दफ़ा घर वाले आते इसीलिए हैं कि ये अजीब तरह बिहेव कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं करते हैं, कभी किसी के कमरे में चले जाते हैं, उनके ख्याल में जो बुजुर्ग हैं उनकी का शायद मेंटल बैलेंस डिसबैलेंस हो चुका है, लेकिन वो बेसिकली साइकोसिस के सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में एडिशन हो रही है आपकी पर्सनैलिटी में, जो कि पहले नहीं था। नेगेटिव सिम्टम्स में आपकी पर्सनैलिटी में से कुछ ऐसा निकल जाता है जो पहले था, हंसना, मुस्कुराना, मोटिवेशन, इनिशिएट करना चीज़ें। स्किज़ोफ्रेनिया में ये दोनों सिम्टम्स कॉमन है। अगर आप अपने स्टूडेंट को देखते हैं जो पहले बहुत मोटिवेटेड था, अब नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी में से कुछ माइनस हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कुछ। अगर वो आपको आके कंप्लेन कर रहा है कि मुझे आवाज़ें आती हैं, मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं जो और लोगों को नहीं देती, वो क्लास में बैठा हुआ हंस रहा है दीवार को देख के, ये पॉजिटिव सिम्टम्स की इंडिकेशन है। दिस इज समथिंग दैट नीड्स इमीडिएट हेल्प, इसको आप डिले ना करें प्लीज। आफ्टर स्किज़ोफ्रेनिया मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको मैं स्किप करूंगी, ये हमारे कल्चर में इसकी प्रेवलेंस ना होने के बराबर है, डिबेट्स अभी भी चल रही हैं। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बेसिकली आपके अंदर एक ही वक्त में 3-4 कैरेक्टर्स रह रहे होते हैं, और अगर आपने कभी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, तो जो जिन आ रहे होते हैं वो उसको उसके साथ रिलेट किया जा रहा होता है। दैट इज अ टोटल डिफरेंट फिनोमिनन, सो आई विल नॉट बी गोइंग टू इनिशिएट अ डिबेट ऑन इट। एंग्जाइटी, चेस्ट की टाइटनेस, बात नहीं हो सकेगी, मुंह से लफ्ज नहीं निकलेंगे, सांस नहीं आ रहा। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर भी फिर 2 तरह की फर्दर एंग्जाइटीज हैं। डिप्रेशन में भी एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी एंग्जाइटी होती है। डिप्रेशन की एंग्जाइटी, आपका जो स्टूडेंट है वो बात करेगा फ्यूचर तारीख है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, मायूसी, नाउमीदी, ये सारी डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। खाली एंग्जाइटी, मुझसे ये नहीं हो सकेगा, आज मैं ये नहीं कर सकूंगा, मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच सकूंगा, वो आपकी डेली चोर से रिलेटेड होती है, उसमें होपलेसनेस का आंसर कम होता है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, यूजुअली जो आपके हाई स्कूल स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी का सिम्टम्स हाई हैं। डिप्रेशन अगर डिसऑर्डर है तो उसकी इंडिकेशंस अलग है। एंग्जाइटी एट डिसऑर्डर में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कर सकूंगा, मैं एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर सकूंगा, आई विल फेल दिस एग्जाम, आई विल फेल द एक्सपेक्टेशंस, मैं रोल फुलफिल नहीं कर सकूंगा। दिस इज इंडिकेशंस ऑफ एंग्जाइटी। इसमें बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें फटीग है, जिसमें सो ना सकना है, बॉडी एक्स हैं, चेस्ट टाइटनेस है, ब्रीद ना कर सकना है, ये सारे इसके अंदर कवर होते हैं। फोबिया एंग्जाइटी की फर्दर इंडिकेशन है। ये जो स्लिप्स लिखवाई थी बेसिकली ये उस रेफरेंस में थी। फोबियाज आपके नॉर्मल फियर्स हैं, मैं फेल ना हो जाऊं, रिजेक्शन या फेलियर का फियर, क्रिटिसिज्म का फियर, लूजिंग ऑफ लव्ड वंस का फियर। हम सब कोई पक्का लिखवा के नहीं आया हमने कितनी देर रहना है, किसी ने आबे हयात भी नहीं पिया हुआ, सब ने जाना है फाइनली। तो ये आपके नॉर्मल फियर्स हैं, लेकिन जब इनकी फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, आपका स्टूडेंट आम डर से निकल के फोबिया का शिकार होगा। अगेन दैट नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप किसी स्पेसिफिक चीज़ से डर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ सिचुएशन के इनकाउंटर से आपको डर लगना शुरू हो जाता है, उस स्पेसिफिक फोबिया का नाम फिर अकॉर्डिंगली, कुछ लोगों को सोशल फोबिया है, कुछ लोगों को बंद जगहों का खौफ है, कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज हैं, देयर आर अराउंड 200+ फोबियाज, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ दैट। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मेरा खाम ख्याल था ये सिर्फ बच्चों तक होता है, अभी थोड़ा सा पता चला है कि आप चीनी ज़्यादा खा लें तो हम सब में से किसी ना किसी को हो जाता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एज द नेम सेज, इसके अंदर 2 एस्पेक्ट हैं। क्लास चल रही है, आपका स्टूडेंट अटेंड नहीं कर रहा, हाइपर एक्टिव है, फिजिटिंग, हाथ हिल रहे हैं, पाँव हिल रहे हैं, बेचैनी है, कुर्सी पे ज़लज़ला आया हुआ है, पेन क्लिक हो रहा है, ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है और इसको हम अवर्ड डिसऑर्डर कहते हैं, यानी नज़र आ रहा है, देखा जा सकता है। और अटेंशन, इन अटेंशन के एस्पेक्ट्स में आता है कि आप पढ़ तो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। आपके यूजुअली जिन स्टूडेंट्स के लो CGPAs हैं, अगर उनमें हाइपर एक्टिविटी का एस्पेक्ट नहीं है तो ज़्यादा चांसेस है कि उनके अंदर सिर्फ इन अटेंशन का एस्पेक्ट है, यानी वो अपने लेसन को पढ़ते तो हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनका स्पॉन्ज काम नहीं कर रहा, वो रिटेन नहीं कर पाता वो लेसन जो आपने पढ़ाया है, वो छूट जाता है। एंड दैट इज अ डिसऑर्डर जिसमें कमी आपके ब्रेन में नहीं है। दिस डिसऑर्डर डजंट हेल्प यू टू रिटेन एनी ऑफ द मटेरियल विच इज गोइंग ऑन इन अ क्लास। ये लो CGPAs वाले स्टूडेंट अपनी असेसमेंट के थ्रू करवा सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसके साइन सिम्टम्स मैंने लिख दिए हैं। इन अटेंशन में बेसिकली यही है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो याद नहीं रख पाएंगे,
याद रखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होएगी, थोड़ी ही देर बाद वो सारा चीज़ आपको भूल जाएगी, ब्लैंक स्लेट। हाइपर एक्टिविटी के अंदर फिजिटिंग है, बेचैनी है, एक जगह बैठ ना सकना है, बारी का इंतज़ार ना करना है, टर्न से पहले बोल देना है, ये सारे आपके इनअटेंशन हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं। एडिक्शन, बहुत सब वेल वर्स्ड हैं तकरीबन। DSM-5 तकरीबन आपको 10 ड्रग्स की फैमिली दे रहा है, जिसमें जो सबसे कॉमन इस वक्त देखने में आ रहा है, अगर आप में से कभी किसी ने दाता दरबार को विजिट किया है तो उसके आसपास जो बच्चे शीशे साफ करते हैं 10-15 रुपए इकट्ठे करके, दे हैव अ ड्रग ऑफ स्मथ बॉन्ड, उसको स्निफ करना, दैट इज़ द लोएस्ट इज इन पाकिस्तान एट अ मोमेंट। ये बहुत कॉमन है, छुप के हो रहा है, सामने हो रहा है, बता के हो रहा है, अवेलेबिलिटी बहुत कॉमन है। इसको हम जितना मर्जी चाहें हम एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को बंद कर देते हैं, रिहैब ले जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली वंस दे गो आउट दे विल डू द सेम थिंग जो वो कर रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हिदायत कहीं और से ना आए। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, लाहौर वालों को ये डिसऑर्डर बहुत पसंद है। एनोरेक्सिया बेसिकली आप नहीं खा रहे, पहले ये डिसऑर्डर सिर्फ ख़वातीन तक लिमिटेड था, अनफॉर्चुनेटली रेशोज आर चेंजिंग नाउ, आपके मेल्स में भी ये डिसऑर्डर बड़ी तेज़ी से आ रहा है। मतलब कितना बुरा वक्त है कि लाहौर के लोगों पे भी ये डिसऑर्डर है। ना खाना सिर्फ एक आधा दिन नहीं है, आपने कम से कम पिछले 2 माह में सर्टन अमाउंट ऑफ कैलोरीज ना लें और आपका एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेट से आप नीचे चले जाएं, जिसको आप कहते हैं आपका मिनिमल वेट जितना रिक्वायर होता है आपकी हाइट और बॉडी मास के अकॉर्डिंग, उससे जब आप नीचे चले जाते हैं उसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं। आपके इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टूथ डिके आता है, बालों का गिरना आता है, नाखूनों का टूटना आता है। एनोरेक्सिया इज स्टिल लेस कॉमन इन लाहौर बट इट इज़ बिकमिंग प्रेवलेंट। अलॉन्ग विद एनोरेक्सिया वन ऑफ अनदर डिसऑर्डर इज बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया के अंदर आप बिंज ईटिंग करें, बिंज ईटिंग में आप बेसिकली बैक टू बैक खा रहे हैं, 2 घंटे के अंदर आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपका पेट भी भर चुका है, लेकिन आप कॉन्टीन्यूसली खाते चले जा रहे हैं और उसके बाद आप उसको सारे को किसी ना किसी फॉर्म में वेस्ट कर देते हैं। इट्स ईदर इन अ फॉर्म ऑफ सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, डायूरेटिक्स लेके सारा खाना, या एक्सेसिव जिम करके, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन बुलिमिया नर्वोसा इज़ मोर कॉमन एज कम्पेयर टू एनोरेक्सिया नर्वोसा। लास्ट 2 पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा। PTSD, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जो फार फेच एरिया से है, जिसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, उसको आपने क्लास में प्रेजेंटेशन दी है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, उसने प्रेजेंटेशन तैयार की है, लेकिन जब वो डाइस पे या रोस्टर में पहुंचा है उसने वो बात नहीं कर सक रहा, कोलैप्स कर गया है, स्टूडेंट से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। आपके लिए हो सकता है वो 1 आधा घंटा 15 मिनट या क्लास का एक क्लास थी जो हो गई, हो सकता है उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए वो पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर का ऑनसेट हो। उसको उस रात, उससे ऑनवर्ड्स अगर 6 महीने तक इसके फ्लैशबैक्स आते रहें, उसको ये लगे कि एवरीबडी इज़ मॉकिंग हिम और हर। ये ज़लज़ले के सीन्स को लेके हो सकता है, सैलाब को लेके हो सकता है, किसी बहुत बुरी अकाउंटेबिलिटी के दिन हो सकता है, आपको बड़ी बुरी स्नबिंग की गई है पब्लिकली, तब हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमा के जो बहुत मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ये कि आप सो नहीं सकेंगे, आपका वेट रिड्यूस होगा, आपकी ओरिएंटेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको नाइटमेयर्स आते रहेंगे, और ये 6 माह का दौरानिया अगर फुलफिल करता है तो आप डिसऑर्डर का शिकार हैं। दिस इज़ prevalent in our male students basically. Last one, self harm. लड़कों में भी है, लड़कियों में भी है, बहुत शिद्दत से है, जिसको हम कहते हैं impulsive behavior. वन व्हीलिंग कर ली, गाड़ी तेज चला ली, अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, ब्लेड से स्लैशिंग कर ली। ये एक तरीका है, इसको मैं अंग्रेजी में कहती हूँ क्राई फॉर हेल्प। हेल्प लेने का एक तरीका है जिसमें आप अपने आप को नुकसान पहुंचा के दूसरे को बता रहे हैं दैट देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग विद मी एंड हेल्प मी आउट। और ये यूजुअली ऐसी जगहों पे होता है, अगर आपने सेल्फ हार्म करना है और आप अपने आप को अजियत देके अगर आपको कोई खुशी मिलती है तो यू कुड हैव डन इट ऑन एरियाज यू हैव अ फुल बॉडी जहाँ पे दिखे ना, बट दे विल मेक श्योर डूइंग इट ऑन रेस्ट, ऑन प्लेसेस जहाँ पे विजिबल हो, दूसरे देखें, आपकी सिंपैथी मिले, और आपकी सिंपैथी एज अ मेंटोर वुड वर्क लाइक अ पॉइजन टू देम। आप उससे देखें, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अपनी फीलिंग को थोड़ा सा असर्ट करें, अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हाइड करें, और आप ये कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक दिस, दिस इज समथिंग नॉट गुड। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे बिकॉज इट्स अ वेरी ओपन सेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आएंगे हु हैव इन्फैचुएशन फॉर अ सर्टेन टीचर, ठीक है,
उस टीचर को जाके शो करना भी इज वन ऑफ अ साइन एंड सिम्टम के प्लीज अटेंड मी इन एनी ऑफ द वे। तो वहाँ पे भी आपको बहुत असर्ट करना, उसको रिफ़र कर देना, किसी और मेंटोर के पास भेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ इंडिकेशन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट स्टूडेंट, और आपका गलत रिएक्शन कैन इंडोर्स इट, कैन मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेम बिहेवियर। अगर आप कहते हैं नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, अच्छा आप बैठे, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, इट माइट मल्टीप्लाई द सेम बिहेवियर। तो वहाँ पे आपको बहुत टैक्टफुल रहना है और बहुत ध्यान से चलना है। डिप्रेशन मैंने भी आप लोगों से शेयर कर दिया। एंग्जाइटी के अंदर भी एंग्जाइटी डिप्रेशन दोनों है, लेकिन उसमें एंग्जाइटी रोज़मर्रा के मामलात से, पेपर्स को लेके, एग्जाम्स को लेके। जो डिप्रेशन की एंग्जाइटी और परेशानी और थॉट्स और र्यूमिनेशंस है वो आने वाले मुस्तकबिल को लेके हैं। मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं, देयर इज़ नथिंग आई शुड लुक फॉरवर्ड टू। मायूसी का आंसर बहुत ज़्यादा है। और आप अपने क्लाइंट्स, अपने स्टूडेंट्स से जब भी बात करते हैं जिनके लिए आप मेंटोरिंग कर रहे होंगे, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से कि एंग्जाइटी है या ये डिप्रेशन है, ईजीली। कमिंग बैक टू जो प्रेवलेंट चीज़ें हैं जिसमें हम साथ बात करते रहे हैं, मिथ्स एड्रेस कर ली गई हैं, फॉर्मूलाज आपको बता दिए गए हैं, उंगली उठ रही है, घर वाले, दोस्त, कोई भी आप स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं देयर इज अ प्रॉब्लम। मेंटोरिंग का रोल में 3 लेवल्स आते हैं। वन इज जिसको मैं कहती हूँ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। यहाँ सिर्फ आप नोटिस करें खतरे की घंटी नहीं बज रही। दूसरा पॉइंट है खतरे की घंटी बज रही है, और तीसरा पॉइंट है इमीडिएट हेल्प। वहाँ से सवाल आया था कि मेंटोरिंग में आपने ये ध्यान रखना है कि इमीडिएट हेल्प चाहिए, घंटी बज चुकी है या अभी बचत हो सकती है। आप लोग काम करें एज अ मेंटोर्स बचत पे, यानी आप लोग कोशिश करें कि चाहे आपके स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है या नहीं, वेलकम टॉक्स ऑन इट। आप मेक श्योर करें कि स्टूडेंट्स को, ये मेरी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, यूसीपी एक ज़रा बड़ी अच्छी, वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे फ्रॉम एलीट फैमिलीज। ड्रग्स कॉमन है, जैसे यहाँ पे सर बुगीरा ने बात की थी कि नॉर्मल है, वहाँ स्मोक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वाई टू टेक इट एज नॉर्मल, आई एम नॉट टेकिंग इट एज नॉर्मल। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, डू अ ब्रोशर्स बनाएं, आप बनाएं, उसका कंटेंट मुझसे अप्रूव करवाएं, यूनिवर्सिटी में स्प्रेड आउट करें, उस पर फीडबैक्स लें। वो आपने कैफ़े में ज़रूर देने हैं, वो आपने टीचर्स को ज़रूर देने हैं, वो आपने यहाँ पे जो स्टाफ काम करता है उस तक ज़रूर पहुँचाने हैं। 3 ग्रुप्स में से कम 30 लोगों के पास आपका ब्रोशर ज़रूर पहुँचे, उनसे फीडबैक लेकर आएँ, उसको ऑडियो टेप करें, प्रेजेंटेशन आके दें। उस प्रेजेंटेशन में ये हो जाता है, आपको पता चल जाता है आपका टॉपिक जो आपने चुना वो इफेक्टिव था, उस पर मजीद बात की ज़रूरत है। नंबर 2, मैसेज में लोअर स्केल से लेके जो आपको सर्विसेज देने हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है यूनिवर्सिटी की हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, उन तक बात भी पहुंच रही है, जो पढ़ा रहे हैं उन तक बात भी पहुंच रही है, और जो बीच की ऑडियंस है जिस तक वो हेल्प जानी चाहिए इन एनी केस, उन तक भी वो बात पहुंच रही है। ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक आप उस मैसेज को सर्कुलेट ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि वो आज तब्दीली आ जाएगी, बट यू आर डूइंग योर प्ले। वो एक टूरिस्ट देखता है बीच पे, एक वहाँ के लोकल को स्टारफिश बीच पे आके दरिया की लहर के साथ बार बार गिर रही होती है, और जो वहाँ का लोकल है वो हर स्टारफिश को उठा के वापस पानी में फेंक रहा है। तो टूरिस्ट बड़ा जोर के कहका लगा के आयरॉनिकली हंसता है, कहते हैं कितने बचा लोगे, इतनी आती हैं, कितनी तुम बचा लोगे मछलियाँ? वो कहते हैं ये जो मैंने उठाई है ना, ये मैंने बचा लिया, और वापस फेंक देता है। हम ये एज अ मेंटोर हम इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते कि चेंज आ जाएगी आज, हम ये भी गारंटी नहीं ले सकते कि वील मेक एवरीथिंग बेटर। खुद से स्टार्ट करें आप। सबसे पहले मैं तो यही कहती हूँ कि खुद से स्टार्ट करें, उसका ट्रिकल डाउन आपके स्टूडेंट तक जरूर जाएगा। आप अपने रोल को, आप सिर्फ ये देखें, आर यू अ मेंटोर टू योर सेल्फ एंड योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उसका ट्रिकल डाउन, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स करेंगे, उसका ट्रिकल डाउन ऑटोमेटिकली जाएगा। आपका ऑरा, आपका चलना फिरना, आपकी प्रेजेंस वुड वर्क फॉर यू स्टूडेंट्स। एंड आप कुछ नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स को, आप ये नहीं कहेंगे मैं काउंसलिंग करती हूँ, आप ये नहीं कहेंगे मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हूँ, आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा यहाँ पे हमें रफ़ा ने नॉमिनेट किया हुआ है एज ए मेंटोर। दे विल स्टार्ट कमिंग टू यू, दे विल स्टार्ट ऑब्लाइजिंग यू, दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। और सबसे बेस्ट तरीका ये है जो मुझे लगता है, दिस कॉन्फ्रेंस रूम कैन बी ओपन वंस इन अ ब्लू मून, महीने 2 महीने में एक दफ़ा। टॉपिक्स पे काम बहुत पहले करें, यानी आप 2 महीने सिर्फ ये चीज़ पे सोचें किस टॉपिक पे बात होगी। टॉपिक तो सिर्फ 2 घंटे में रैप अप हो जाता है। यहाँ पे भी वो अब आखिर में जो चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगी, बड़ा ज़रूरी था। आई एम इन फील्ड फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, जो मैं साइमा यहाँ पे बात कर रही थी।
ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप ये मान लें आज के दिन में अभी में कि आप एरेबल हैं, आप फॉलेबल हैं, आपसे गलती हो सकती है। और हर चीज़ में एक लाइटर एस्पेक्ट ढूंढें। आप ये मान लें कि अच्छा कोई ऐसा है जो मुझसे ज़्यादा जीनियस है, जो मुझसे ज़्यादा अच्छी बात कर सकता है, आपको स्ट्रेस कम होगी। लेकिन अगर आप ये सोच के किसी भी जगह पे जाएं कि आई हैव टू पोज माई सेल्फ टू बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आप स्ट्रेस लेके जा रहे हैं, आप एंग्जाइटी लेके जा रहे हैं, और शायद आप वहीं पे भी वही आपके जो मिरर न्यूरॉन्स होंगे वो अगले को भी वही देंगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप मान जाए कि आपके अंदर भी आई फाइंड टिल टुडे आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टीचिंग मेल स्टूडेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल फिकलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल स्टूडेंट्स। वो ओपन है, वो बात करना चाहते हैं, तो मुझे कई दफ़ा तैयार होकर जाना पड़ता है। अच्छा ये सवाल आया तो ये क्या, इसका जवाब कैसे देना, बी रेडी। और कई दफ़ा ये मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा, क्योंकि कई दफ़ा अपनी नफ़ी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई दफ़ा स्टूडेंट सवाल पूछते, कहते अच्छा मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, कैन वी एड्रेस इट इन नेक्स्ट क्लास, इस पर मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये तो मेरा बहुत वीक एरिया है। और कहें कि अच्छा यू थिंक ऑन दीज ग्राउंड्स, इट्स अ ग्रेट आर्ट। जो आपने भी बात की थी, हम बच्चों के अच्छे एरियाज को एड्रेस नहीं करते। मुझे भी तक जो अपनी टीचिंग में कॉम्प्लीमेंट लगता है, वो स्टूडेंट्स जो भी क्लास में नहीं बोलते थे, वो कहते हैं कि हमने इस क्लास में बोलना शुरू किया है। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि वो स्टूडेंट जो 10 दफ़ा अगर कोई और स्टूडेंट बोल रहा है और वो 0.05% बोला है, यस मैम जी, अच्छा आपका भी रिस्पॉन्स आया आज, वाह भाई आज मिठाई हो जाए। जस्ट सेलिब्रेट देयर प्रेजेंस। और अपने बच्चों की प्रेजेंस को भी अगर आप सेलिब्रेट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, ही मस्ट बी वेरी ओबीडियंट, नो डाउट्स अबाउट इट, लेकिन आप ये याद रखें कि आपका ही इज़ इन अ ग्रोइंग एरा, तो आपको एक स्टेप आगे रहना है, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स को मोबाइल कभी अपने बच्चों से ना सीखें, ऐप्स अपने बच्चों से कभी ना सीखें। यहाँ पे आईटी के पास चले जाएं, कंप्यूटर कभी अपने बच्चों को ना कहें मुझे नहीं आता। ऑलवेज बी देयर एंड टेल देम आई नो इट, मुझे आता है, मैं कर लूँगी, मुझे पता है। और कहीं नहीं, व्हाट डू यू थिंक, मैं कर नहीं सकती, साइड पे हो जाओ, आई विल डू इट माई सेल्फ। जब आप अपने बच्चों को थोड़ी सी इंडिकेशन देते हैं कि अच्छा आई एम लेसर देन यू, या मुझे नहीं आता, और हमेशा सेलिब्रेट करें उनकी प्रेजेंस को, स्टूडेंट्स की प्रेजेंस को, दे विल ऑलवेज एंजॉय दैट समबडी सेलिब्रेट्स देम। मेक इट अ पॉइंट कि आपको अपनी क्लास के नाम, वैसे मेरी यूजुअली ये प्रैक्टिस होती है जो मैंने आज नहीं किया, टाइम सेव करने के सिलसिले में मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 लोगों के नाम आते हैं, सर मुगीरा के और मिस साइमा के, नो वन एल्स, दैट इज़ ऑन माई पार्ट, ये गलती है। वरना अगर आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम आते हैं पहले 2 हफ्ते में, दे कैन वेल कनेक्ट विद यू एज अ मेंटोर। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को उनके नाम से बुलाते हैं, जितनी अच्छी फीलिंग तब आती है, किसी और चीज़ से नहीं आती है। ऐसा लगता है कोई तमगा हुस्न कारकर्दगी दे रहा है आपका नाम बुला के, आप अपने नाम के साथ एसोसिएट करते हैं। जब आप अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करें, ओवरऑल भी, लेक्चर्स में भी, अदरवाइज भी, ट्राई एंड मेक श्योर कि आप उनको जाते वक्त आखिरी 2 मिनट अगर गुस्सा कर भी लिए तो जाते वक्त कह दें आज मेरा मूड बड़ा ख़राब था, वैसे ज़्यादा गुस्सा कर लिया, जस्ट गिव अ क्लोजर। एज अ टीचर, एज अ क्लास, एज अ स्टूडेंट, गुस्से की टोन में ना निकलें। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी असर्टिवनेस बड़ी हाई रैंक पे चली जाएगी और लोग आपसे डर के काम कर लेंगे, हो सकता है कर लें, रिस्पेक्ट ज़रा पीछे रह जाएगी, काम हो जाएगा। सो फार एनी क्वेश्चंस? एक मैंने क्विक क्लोजर दिया, इसके अलावा ये आपके पास नॉर्मल बिहेवियर्स की को डिफ्रेंशिएट करने के पैरामीटर्स आ गए, इसके अलावा मिथ्स को मैंने एड्रेस कर दिया। कोई भी सवाल है तो प्लीज़ गो अहेड। आपकी सजेशन भी उस पर चाहिए होगी और बाकी टीचर्स भी बैठे हैं। जो हमारे आज का सोसाइटी का जो ट्रेंड है, हम क्योंकि मेंटेनेंस उसकी बात कर रहे हैं, हर घर के अंदर जो है ना वो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, आपके ड्रामे, आपके सोशल मीडिया, हर एक चीज़। तो आपको लगता है कि जो मेंटर, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में फीमेल कैंपस में मेजॉरिटी फीमेल है, तो जो घरों के अंदर सारा दिन जाके ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखती हैं, टीचर्स भी सारा दिन ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, आपको लगता है कि उन चीज़ों के बाद दे आर इन अ पोजीशन टू गाइड अ फीमेल स्टूडेंट के यार बाकी जो रियल लाइफ है वो, और जो ड्रामा और जो टीवी के अंदर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो मुझे सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव का जो एनालिसिस है, जब तक आप उसमें नहीं आएंगे आप कभी भी किसी को गाइड नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। सही। तो यहाँ पे मैंने 14 साल मुझे भी टीचिंग में हो गई, तो जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो जो मेंटरिंग भी कर रहा है वो वही ड्रामेटिक जो चीज़ें वो देखते हैं ड्रामा में, फिल्मों में, उसमें वो रियल लाइफ के ऊपर डिस्कशन होती नहीं है। सही। तो जब तक आप उस पर नहीं आएंगे और आप कुछ पता नहीं कर सकते कि रियल लाइफ में उसके साथ हो गया है। और आप वो मिरर न्यूरॉन्स वाली बात कर रहे थे कि जो आपने ड्रामा में देखा, जो आपने देखा वही आप चीज़ें लेके उसी के ऊपर जो है ना वो आप बच्चों को रिफ्लेक्शन। सही। और वो डिजास्टर आप मतलब एक और डिजास्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही। दूसरा एक टीचर है,
मेरे से स्टूडेंट जो है जिस क्लास में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, उस क्लास के अंदर एक या दो स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं जिनको टीचिंग मेथड से प्रॉब्लम है, लर्निंग स्टाइल है ना डिफरेंट। सही। सो उनका वो लर्निंग स्टाइल नहीं है जिस वे के अंदर मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ। और वो एक सेमेस्टर के अंदर मैं उन्हें पढ़ाता हूँ तो वो 6 महीने के अंदर वो उनको चीज़ कुछ भी समझ नहीं आई। एट दी एंड टीचर कहते हैं कि स्टूडेंट ही नहीं, मतलब स्टूडेंट को समझ नहीं, बाकी तो क्लास में बैठे रहते हैं उनको समझ आ भी सकती। सही। तो मेरे जैसा टीचर अपनी उस गलती पे नहीं आएगा कि यार मैंने इस चीज़ को एड्रेस ही नहीं किया कि जो मेरी क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, मैं सिर्फ एक ही लर्निंग स्टाइल के ऊपर जा रहा हूँ या मैं मल्टीपल उसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो आप मतलब वो स्टूडेंट जब उसको पता है कि यार इस टीचर ने मेरी बात नहीं सुनी, तो वो कैसे आपके पास आएगा अपनी प्रॉब्लम लेके, आप उसको कैसे मैनेज, ये चीज़ें बड़ी डिफिकल्ट हैं जिसको हम बड़ा आसानी से कह रहे हैं कि सारे हम यहाँ पे मेंटर बैठे हैं। मुझे नहीं पता, मेरे डायरेक्टर ने ज़बरदस्ती मेरा नाम ले लिया कि आप मेंटर हैं, मेरी पूरी फैकल्टी यहाँ बैठी हुई, मतलब मैं नहीं हूँ विलिंग कि मुझे पता कि मैं मेंटरिंग नहीं कर सकता। क्यों कि एक बड़ी जो है ना वो सेंसिटिव जॉब है, अगर आप ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप मतलब ज़बरदस्ती उठा के यहाँ पे बिठा दें, मतलब तबिया डिपार्टमेंट है, ज़बरदस्ती आप बिठा दें कि सारे मेंटर हैं, तो किस चीज़ से मेंटर भाई? ये बड़े लॉजिकल क्वेश्चन हैं जिसको हम सिर्फ यहाँ पे आके साइकोलॉजी डिस्कस कर ली, साइकेट्री हो गई, डिप्रेशन हो गया, फलाना हो गया, भाई ये चीज़ें रियल लाइफ के अंदर जब आप करेंगे तो बड़ी डिफिकल्ट है। सही सही तो सही। आप उन ड्रामा लाइफ से मेरा ख्याल है सवालों को निकाल लें तो ये बड़ी अच्छी इनके लिए हो जाएगी कि वाकई मेंटर बन सकते। सर आपके 2 क्वेश्चंस हैं, आई थ्रू विद इट? पहला सवाल कम इंटरेस्टिंग है, सेकंड मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैं चाहूँगी मैं उसको भी एड्रेस करूँ। सर जो पहला सवाल है उसमें ये कि आज से 10, 15, 20 साल पहले आपका टीवी का जो मीडियम है वो वही कुछ प्रेजेंट कर रहा होता था जो रियल लाइफ पे चल रहा होता था। आजकल भी मैं ये नहीं कहती कि 99% वो वही रिफ्लेक्ट करता है। दैट डजंट मीन आई एम अ टीवी वॉचर, आई एम नॉट, लेकिन येस इट अफेक्ट्स यू। मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक तरीके से एड्रेस करना चाहूँगी क्योंकि मेरा एक बहुत शदीद इख्तलाफ है उन लोगों से जो दिन के घर जाके 6 से 7 घंटे टीवी के सामने गुजारते हैं। मेरा पहला सवाल है, इज़ इट कंस्ट्रक्टिव? मेरा दूसरा सवाल है, इज़ इट गिविंग यू एनीथिंग गुड? मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या पहले ज़िंदगी में मसाइल कम हैं? मेरा चौथा सवाल ये है, डू यू हैव एनी ग्रॉस आइडिया कि वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ कैसे खेल रहा है? लड़की रो रही है तो आपके इमोशंस के साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता। लड़का मार रहा है, आपके इमोशंस के साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता। और किस तरह से आप रोल मॉडल कर रहे हैं और कई दफ़ा आपको लग रहा है आप देख रहे हैं, आपके साथ इतने साइज की आपकी फोटो कॉपीज भी देख रहे हैं जो कि उसको वैसे ही रेप्लिकेट करेंगी जिस तरह आप उसको ऑब्जर्व करें और एब्जॉर्ब करें। इन्हीं आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है, मैं और किसी चीज़ पे आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ पढ़ें इसमें से, क्योंकि पूरे दिन के बाद ना पढ़ना भी एक एक्टिविटी लगती है। एक छोटा सा काम, एक किताब है, उसका नाम है चिकन सूप फॉर सोल। उसके 1000 वर्जन आते हैं। चिकन सूप फॉर सोल, अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूँ तो रूह की यखनी, ठीक है। चिकन सूप फॉर सोल आपको रीडिंग से 100 रुपये की सेकेंड हैंड कॉपीज़ मिल जाती हैं। वो मदर्स के लिए अलग है, फादर्स के लिए अलग हैं, टेनिस प्लेयर्स के लिए हैं। मैं तो हर एक की उठा लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली उसमें एक सफ़े की एक कहानी है, क्योंकि आप थक जाते हैं, पढ़ना मुश्किल होता है, तो मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो इख्तिसार में हो, आपको पॉजिटिव वाइब दे दे, आप चल पड़े। तो चिकन सूप फॉर सोल, अगर आपको दिल करे, आपका माने, आप उसको पहले एक दफ़ा नेट पे देख लें, हम 1000 चीज़ें स्टॉक करते हैं। अगर आपका दिल माने तो वहाँ से एक उठा लें, अगर आपका दिल करे तो मज़ीद पढ़ लें। एक सफ़ा पढ़ना मुश्किल काम नहीं। आपके इन आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है कि फिजिकल एक्टिविटी, गेमिंग या प्ले या खाली नंगी घास पे चलना आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स को कितना वो फैसिलिटेट करता है, कंसोल करता है, आपको कोई आइडिया नहीं। जितना हम नेचर से डेविएट कर गए हैं उतने हमारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस बढ़ गए हैं। पहले होते थे एक्यूट डिसऑर्डर्स, नज़ला फैलेगा पूरा गांव मर जाएगा, गैस्ट्रो होगा पूरा गांव मर जाएगा। एक्यूट डिजीजेस, एक्यूट ख़त्म हो चुकी हैं, वैक्सीनेशन हर चीज़ के लिए आ गई है। अब है आपकी क्रॉनिक डिजीजेस। आप सोफे पे बैठेंगे, टीवी पतला होता जा रहा है, पेट ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। आपके डिसऑर्डर्स जो हैं वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, ईटिंग की एबनॉर्मेलिटीज़, बात करने की एबनॉर्मेलिटीज़, सोचने की एबनॉर्मेलिटीज़, स्ट्रेस में रहने की एबनॉर्मेलिटी। तो मेरा अपना सिर्फ ये ख्याल है, इस पर मैं कोई तज्जिया कि वो आपको कैसे कैसे अफेक्ट करता है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। आप सिर्फ ये देखें, मैं इसका इख्तिसार आपको उस जो कि मैंने नहीं डिस्क्लोज करना था, इट इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी वन ऑफ माई रिसर्च टॉपिक विच आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन। आप लोगों ने सब ने टीवी में पिछले दिनों में 4 महीने 6 महीने साल से हो रहा है, जिसमें हमारे पाकिस्तानी कुछ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स की भी शहादतें हुई। अमेरिका के स्कूल्स
गन लेके जाना स्कूल में और शूटिंग करना, आपको पता है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? वीडियो गेमिंग से। आप वीडियो गेमिंग में ये बंदा मारा, ये मछली खा गई, ये हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसको रेप्लिकेट करना उनके ब्रेन के लिए इज लाइक दिस। अगर आप ये सोच लें कि 15, 16, 17 साल का बच्चा राइफल ला के स्कूल में अपने आप को और अपने स्कूल के लोगों को मार सकता है, उसके लिए जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। ये ड्रामे आपके दिमाग के साथ क्या करते हैं, इस पर मैं मजीद डिस्कशन नहीं करूंगी। आई एम इनटू अ प्रोसेस। एक्चुअली मैंने इस पे रिसर्च थोड़ी सी की थी, तो मुझे जो एक पुरानी रिसर्च के मुताबिक तो ये इफेक्ट करती है मेंटल पे, वो कहते हैं मेंटल हेल्थ पे कर रही है करंटली, कर रही है, ये तो बिल्कुल कर रही है। कहते हैं कि गेमिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के उनकी जो है ना कि ये नहीं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स उसमें ये भी देखना है ना कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, हम कितनी देर गेमिंग कर रहे हैं। अगर आप दिन के 24 घंटों में से बैक टू बैक कई घंटे गेमिंग कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स और हैं। मैं आई एम विद दिस पॉइंट, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत ज्यादा करंटली जो डिसीविंग रिजल्ट्स हैं, मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके ख्याल में, आपके ज़हन में है ये रिसर्च इस तरह की? बिल्कुल हैं। पाकिस्तान में इस वक्त वीडियो गेमिंग के ऊपर बेतहाशा रिसर्चेज हो रही हैं, जिसमें से एक बेसिक रिसर्च यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, यानी ये जो आपका दिमाग काम करता है, इसके ऊपर कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। कमिंग टू अ सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर्स, जो कि बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा अपना ये ख्याल है कि जब आप किसी को बुलाएं, फॉर इंस्टेंस मुझे XYZ, उससे पहले आप 10 दफ़ा खुद बैठ जाएं, हैव अ डिस्कशन, आप उसको डाइसेक्ट कर छोड़ें, क्या हम मेंटोर्स हैं। आफ्टर आपके सवाल में वैसे आपका जवाब है 12 साल क्या 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद यू हैव अ सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस विद यू। और लर्निंग का स्टीवन कवी कहता है एक तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि जो आपने आज सीखा है, कोशिश करें 12 घंटों के अंदर अंदर उसको किसी को दे दें। आपने सीख भी लिया, सिखाई पक्की हो गई और आपने किसी और को भी पास ऑन कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि जो अच्छी चीज़ें आप लोगों के अंदर हैं, प्लीज़ पास इट ऑन एज अ मेंटोर। वो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई की कैपेसिटी में हो, वो काउंसलिंग की कैपेसिटी में हो सकता है। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप ये मान रहे हैं कि मुझे नहीं लगता मैं मेंटोर हूँ। अगर आप एज ए ह्यूमन ये मान जाएं कि आप फुल ऑफ सब्सटेंस नहीं हो सकते, हर दफ़ा आप में कमियां कोताहियां हो सकती हैं, और इसको इतना ओपनली एडमिट करना भी एक आर्ट है, तो लेट्स डू इट, लेट्स लर्न इट। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि बिफोर कॉलिंग एनीवन फ्रॉम आउटसाइड, आई एम नॉट टेकिंग इट इन ए क्रिटिकल और स्केप्टिकल वे, आई एम टेकिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि पहले खुद बैठ के उसके वो कहते हैं ना बाल उतार छोड़ें कि क्यों हम मेंटोर्स हैं, हमारा रोल क्या है, हमें इसका रिजल्ट क्या है, हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, हाउ वी आर गोइंग टू हैव पॉजिटिव एस्पेक्ट आउट ऑफ इट। लेकिन पहले खुद एक लंबी अच्छी वाली जंग कर लें आपस में कि येस वी आर मेंटोर्स, एंड इट्स अ एंटाइटलमेंट। ये कम लोगों को प्रिविलेज मिलता है कि उन्हें मेंटोर्स कहा जाए। तो अगर आपको लगता है, एंड इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव जॉब, आप जब किसी को डायग्नोसिस दे रहे हैं, आप उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसको मशवरा दे रहे हैं, आप उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, फॉर गुड और फॉर बैड। और अगर आपको कहीं लगता है डीप डाउन दैट आई कुड नॉट टेक दिस रिस्क, प्लीज़ बैक आउट, मत करें। और अगर आपको लगता है नहीं, सारी अच्छाइयों कमियों के बावजूद यू हैव समथिंग गुड इन इट इन योर सेल्फ, उसको पास ऑन करें किसी भी कैपेसिटी में, दैट इज़ यू।